गर्मियों में मैं अक्सर मेन नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता था। व्यक्तिगत रूप से मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है, परंतु मैंने यह पाया कि किसी अजीब कारण से मछलियों को कीड़े पसंद थे। इसीलिए जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि मुझे क्या पसंद है। मैं हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम का चारा नहीं लगाता था। इसके बजाय मैं कीड़े को मछली के सामने लटकाकर उससे पूछता था, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगी? क्यों न हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी इसी कॉमन सेंस का प्रयोग करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑन बीडी चेंज। आज हम एक ऐसे बुक को कंप्लीट करने जा रहे हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट पर लिखी गई अब तक की सबसे फेमस और इफेक्टिव बुक्स में से एक है, विच नेम इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे डेल कार्नेगी द्वारा लिखा गया है। कार्नेगी एक महान राइटर और लेक्चरर थे जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसे विषयों में महारत हासिल थी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल उस समय की सबसे पहले पब्लिश होने वाली बेस्ट सेलर बुक्स में से एक थी। ये बुक 1936 में पब्लिश हुई थी और अभी तक इसकी 15 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपने करियर को बूस्ट करना या एक ऐसा इंसान बनना जिसे सब पसंद करे, तो ये बुक आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बी दी चेंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस बुक में खो जाएं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इस बुक के हर रीडर को पता होनी चाहिए कि इस बुक में कार्नेगी 4 के कंसेप्ट्स के बारे में बताते हैं और उनके कुछ प्रिंसिपल्स भी बताते हैं जो हम डिटेल्स में समझेंगे, जैसे लोगों को हैंडल करने की फंडामेंटल टेक्निक्स, ऐसे तरीके जिनसे लोग आपको पसंद करें, अपने सोचने के तरीके से लोगों को कैसे जीते, बिना नाराजगी के लोगों को कैसे बदले। एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर फर्स्ट की कंसेप्ट, फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ हैंडलिंग पीपल, लोगों को हैंडल करने की फंडामेंटल टेक्निक्स। पार्ट फर्स्ट, लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके। पहला, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे क्रॉले को घेर लिया था। वो अब चारों तरफ से घिरा हुआ था और वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर पर छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल पर छुपा था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टीयर गैस का इस्तेमाल करके इस पुलिस वालों के नामी हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन से गोलियां चलती रही। क्रॉले कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से ज्यादा रोमांचित लोग इस रोमांचक मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह का नज़ारा न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया था। जब क्रॉले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर E.P. मलरूनी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था कि वह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पर ही किसी को मौत के घाट उतार देता था, परंतु दुनाली बंदूक क्रॉले खुद को क्या समझता था? हम यह जानते हैं क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी उसने एक पत्र लिखा था। जब वो यह पत्र लिख रहा था तो उसके घावों से बहते खून के निशान इस पत्र पर छूट गए। इस पत्र में क्रॉले ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के कुछ समय पहले की बात है। क्रॉले लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सूनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया और उसने क्रॉले से लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। बिना कुछ कहे क्रॉले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर जमीन पर गिर गया तो क्रॉले कार से नीचे कूदा
उसने अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मार दी। और यही निर्दयी हत्यारा अब कह रहा था, मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्रोले को मौत की सजा सुनाई गई। जब उसे सिंग सिंग जेल में मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था तो क्या उसने यह कहा, यह लोगों को मारने की सजा है? नहीं, उसने कहा, यह खुद को बचाने की सजा है। इस कहानी का संदेश यह है कि दुनाली बंधु क्रोले खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या यह अपराधियों में असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुने। मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह सके, और इसके बदले में मुझे गालियां सुनने को मिलती है और पुलिस से छुपे छुपे फिरना पड़ता है। यह वाकया अल कॉपेन के हैं, जो अमेरिका का सबसे कुख्यात बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु अल कॉपेन खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जनता ठीक से नहीं समझ पाई थी। और यही न्यूयॉर्क में गैंगस्टर की गोलियों से मरने से पहले डच शुल्टज ने कहा। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच शुल्टज ने एक अखबार में दिए इंटरव्यू में कहा कि वह जनता की भलाई करता है और उसे इस बात का पूरा यकीन था। मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क की बदनाम सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस लॉस से लंबा पत्र व्यवहार किया है। वे कहते हैं कि सिंग सिंग जेल के बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वे उसी तरह के इंसान हैं जैसे कि आप और मैं, इसीलिए वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वे आपको यह बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकतर अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर अल कॉपेन, दुनाली बंधु क्रोले, डच शुल्टज और जेल की दीवारों में कैद कुख्यात अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो वे लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम मिलते हैं? अमेरिकी स्टोर्स की चेन के संस्थापक जॉन वानामेकर ने यह स्वीकार किया था, 30 साल पहले मैंने समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है। मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत काफ़ी है और मैं इस बात पर सिर नहीं धुनता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया है। वानामेकर ने यह सबक जल्दी सीख लिया, परंतु मुझे यह सबक सीखने में 33 साल लगे, जिस दौरान मुझसे ढेर सारी गलतियां हुई। और तब जाकर मैं यह समझ पाया कि 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत हो, परंतु वे अपनी बुराई नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है क्योंकि इससे उस व्यक्ति की कीमती सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट होती है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति नफरत करने लगता है। वर्ल्ड फेमस मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर से ज़्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में हुए स्टडीज से यह पता चला कि यही इंसानों के बारे में भी सही है। क्रिटिसिज्म या आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, हालांकि संबंध ज़रूर बिगड़ जाते हैं। एक और महान मनोवैज्ञानिक हैंस सेलिये ने कहा है, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं उतने ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम होता जाता है और उस सिचुएशन में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना या क्रिटिसिज्म की जाती है। एनिड ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी जॉस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हो तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखे। पहले तो वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वह नियमों का पालन करे। परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मारकर उसके आदेश का पालन तो करते थे,
परंतु अक्सर उसके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से हटा देते थे। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को यह बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसीलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई नफरत भी पैदा नहीं हुई। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आलोचना या क्रिटिसिज्म से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप थियोडोर रूजवेल्ट और राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद को ले लें। एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में बंटवारा करवा दिया। वुड्रो विल्सन को व्हाइट हाउस में बिठा दिया और प्रथम विश्व युद्ध में बड़े चमकदार अक्षरों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी और इतिहास का रुख बदल गया। जब रूजवेल्ट 1908 में व्हाइट हाउस से बाहर गए तो उन्होंने टैफ्ट का समर्थन किया जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने अफ्रीका चले गए। लौटने पर उन्होंने जब हालात देखे तो वे बरस पड़े। उन्होंने टैफ्ट की आलोचना या क्रिटिसिज्म करनी शुरू कर दी और तीसरी बात खुद को राष्ट्रपति बनाने की कोशिश की। उन्होंने बुलमुस पार्टी का गठन किया और जीओपी को लगभग तबाह कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हावर्ड टैफ्ट और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह हार हुई और उसे केवल 2 राज्यों वर्मोंट और ऊटा में ही सफलता मिली। इस पार्टी की अब तक की यह सबसे शर्मनाक पराजय थी। इस हार के लिए रूजवेल्ट ने टैफ्ट को दोषी ठहराया, परंतु क्या राष्ट्रपति टैफ्ट ने खुद को दोषी माना? बिल्कुल नहीं। आंखों में आंसू भरकर रूंधे गले से टैफ्ट ने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। दोष किसका था, रूजवेल्ट का या टैफ्ट का? सच कहूँ तो मैं नहीं जानता और न ही मुझे इसकी परवाह है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट की आलोचना या क्रिटिसिज्म टैफ्ट से यह नहीं मनवा सकी कि दोष उनका था। इससे सिर्फ यही हासिल हुआ कि टैफ्ट खुद को बचाव में तर्क देने लगे और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, मैंने जो किया उसके सिवा मैं कर ही क्या सकता था। टिपोट डॉम आई कांड को ही ले ले। 1920 के दशक की शुरुआत में यह अखबारों की सुर्खियों में था। इसने देश को हिला कर रख दिया। लोगों की याददाश्त में अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा कांड पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर इस कांड के तथ्य बताए जा रहे हैं जो हैं, हार्डिन के कैबिनेट में मंत्री अल्बर्ट वी फॉल को एल्क हिल और टिपोट डॉम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य के उपयोग के लिए अलग रख दिया गया था। क्या फॉल ने इनकी नीलामी की या इनके लिए टेंडर बुलवाए? नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड एल को यह फायदेमंद ठेका तश्तरी में रखकर दे दिया। और एडवर्ड एल डोहेनी ने क्या किया? उसने तत्काल फॉल को $10 लाख दे दिए और इसे लोन का नाम दिया। फिर फॉल ने जिले की यूनाइटेड स्टेट्स मरीन को यह आदेश दिया कि वे एल्क हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का फायदा उठा रहे प्रतियोगियों को उस जगह से हटा दें। जब प्रतियोगी कंपनियों को बंदूकों और तलवारों की नोक पर वहां से हटाया गया तो उन्होंने दुखी होकर अदालत की शरण ली। तब जाकर टिपोट डोम कांड का भंडाफोड़ हुआ। इससे इतना हंगामा हुआ कि हार्डिंग सरकार खतरे में पड़ गई। पूरा देश कांप गया। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा और अल्बर्ट बी फॉल को जेल जाना पड़ा। फॉल की हर जगह निंदा हुई। इतनी निंदा सार्वजनिक जीवन में बहुत कम लोगों को सहनी पड़ी थी। परंतु क्या उन्हें कोई पश्चाताप हुआ? कभी नहीं। सालों बाद हर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में यह कहा कि प्रेसिडेंट हार्डिंग की मौत किसी दोस्त के विश्वासघात के कारण मानसिक आघात पहुंचने से हुई। जब मिसेस फॉल ने यह सुना तो वे अपनी कुर्सी से कूद पड़ी। रोते हुए अपनी मुट्ठी आसमान की ओर तानते हुए वे चीखी, क्या हार्डिंग के साथ फॉल विश्वासघात करेंगे? असंभव। मेरे पति ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। सोने से भरा यह घर भी मेरे पति से कोई गलत काम नहीं करवा सकता। उल्टे उन्हीं के साथ विश्वासघात किया गया है और उन्हें बलि का बकरा बनाकर सूली पर चढ़ाया गया है।
तो यही होता है, यही मानव स्वभाव है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, सिचुएशंस को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। हम सब यही करते हैं। इसीलिए अगली बार जब हमारी इच्छा किसी की आलोचना या क्रिटिसिज्म करने की हो तो हम अल कॉपेन, दुनाली बंधु, क्रॉले और अल्बर्ट हॉल को याद रखें। हमें यह एहसास होना चाहिए कि आलोचना या क्रिटिसिज्म बूमरिंग की तरह होती है। यह लौटकर हमारे ही पास आ जाती है, यानी बदले में वह व्यक्ति हमारी ही आलोचना करना शुरू कर देता है। हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या हम जिसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वह जवाब में खुद की सफाई में कुछ तर्क देगा या फिर विनम्र टेफ्ट की तरह यही कहेगा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। 15 अप्रैल 1965 की सुबह अब्राहम लिंकन की फिजिकल बॉडी एक सस्ते लॉन्जिंग हाउस के हॉल में रखी हुई थी। यह हॉल फ्रॉड थिएटर के सामने था, जहां जॉन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मारी थी। लिंकन का लंबा शरीर एक बिस्तर पर रखा था, जो उनके शरीर के हिसाब से काफी छोटा था। रोजा बॉनहर की फेमस पेंटिंग दी हॉर्स फेयर की सस्ती नकल बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। लिंकन की फिजिकल बॉडी के सामने खड़े रक्षा मंत्री स्टैंटन ने कहा, लोगों के दिल जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अब दुनिया में नहीं रहा। लिंकन लोगों का दिल किस तरह जीत लेते थे, उनकी सफलता का राज क्या था? मैंने 10 साल तक लिंकन की बहुत सी जीवनियाँ पढ़ी हैं और एक पुस्तक लिंकन दी अननोन लिखने में पूरे 3 साल लगाए हैं। मेरा विश्वास है कि मैंने लिंकन के व्यक्तित्व और उनके घरेलू जीवन का जितना संपूर्ण अध्ययन किया है, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। मैंने लोगों के साथ व्यवहार करने की लिंकन की कला का भी विशेष अध्ययन किया है। क्या लिंकन आलोचनाएं क्रिटिसिज्म करते थे? हाँ, इंडियाना की पिजन क्रीक वैली में अपनी जवानी के दिनों में वे न सिर्फ लोगों की आलोचनाएं क्रिटिसिज्म करते थे, बल्कि पत्रों और कविताओं में लोगों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें छपवाते भी थे। एक बार ऐसे ही एक पत्र ने नफरत की ऐसी आग भड़का दी जो जीवन भर जलती रही। जब लिंकन इलियॉन में वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे, तब भी वे खुलेआम अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे और उन्हें अखबारों में छपवाते थे। परंतु एक बार बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। 1942 में लिंकन ने जेम्स शील्ड्स नाम के दंभी और नक्सली राजनेता पर व्यंग लिखा। लिंकन ने गुमनाम पत्र के माध्यम से यह व्यंग भेजा, जो स्प्रिंगफील्ड जनरल में छपा। पूरा शहर शील्ड्स पर हंस रहा था। संवेदनशील और दंभी शील्ड्स आग बबूला हो गया। उसने पता लगा लिया कि पत्र किसने लिखा था। वह अपने घोड़े पर चढ़ा और उसने लिंकन को ढूंढकर उसके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके पास बिना सम्मान खोए इससे बचने का रास्ता भी नहीं था। उन्हें हथियारों का ऑप्शन दिया गया। चूंकि उनकी बाहें लंबी थी, इसीलिए उन्होंने तलवारबाजी को चुना। उन्होंने एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएशन से तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी ली थी। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था, उस दिन वे और शील्ड मिसिसिपी नदी के किनारे मिले और उनमें से एक की मृत्यु तय थी। परंतु आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। लिंकन के जीवन की यह सबसे खतरनाक घटना थी। इसने उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला का एक अनमोल सबक सिखा दिया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना या क्रिटिसिज्म नहीं की। गृह युद्ध के दौरान लिंकन पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल को नियुक्त करते रहे और हर जनरल मैकलेपन, पॉप, बर्नसाइड, हुकर, मेड ने इतनी बड़ी गलतियां की कि लिंकन हताशा में फर्श पर इधर से उधर चक्कर काटते रहे। आधा देश इन अयोग्य सेनापतियों को लानतें भेज रहा था, परंतु लिंकन, जिनके हृदय में किसी के लिए नफरत नहीं थी, वे शांत रहे। उनका प्रिय कोटेशन था कि किसी की आलोचना या क्रिटिसिज्म मत करो, ताकि आपकी भी आलोचना न हो। जब मिसेस लिंकन और दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों के लोगों की आलोचना करते थे, तो लिंकन जवाब देते थे और कहते थे, उनकी आलोचना मत करो। अगर हम उन सिचुएशंस में होते तो हम भी वैसे ही होते। परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास आलोचना के अवसर थे,
तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति लिंकन थे। हम सिर्फ एक उदाहरण से यह समझ सकते हैं। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात को जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा। तूफानी बादलों के कारण हुई तेज बारिश से बाढ़ आ गई थी। जब ली अपनी पराजित सेना के साथ पोटोमेक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने बाढ़ से उफनती नदी है जिसे पार करना संभव नहीं है और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन यह बात समझ गए। यह ईश्वर की कृपा से मिला एक सुनहरा मौका था। ली की सेना को हराने का अवसर जिससे युद्ध तत्काल समाप्त हो जाता। इसीलिए दिल में आशा का सैलाब लिए हुए लिंकन ने जनरल मीड को आदेश दिया कि वे युद्ध के बारे में कोई मीटिंग न करे बल्कि तत्काल ली पर हमला कर दे। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया और फिर एक विशेष संदेशवाहक को मीड के पास भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। और जनरल मीड ने क्या किया? उसे जो आदेश मिले थे उसने उनके ठीक विपरीत काम किया। लिंकन के मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की मीटिंग बुलाई। वह हमला करने में झिझका। उसने सब तरह के बहाने बनाकर उन्हें टेलीग्राफ किया। उसने ली पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ नदी पार करके सुरक्षित निकल गया। लिंकन गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कहा, इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने पुत्र के सामने चीख रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? कितना सुनहरा मौका था। दुश्मन हमारी गिरफ्त में था। हमें सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे अपने हाथों से निकल जाने दिया। मेरे आदेशों के बावजूद मेरी सेना टस से मस नहीं हुई। सिचुएशंस ऐसी थी कि कोई भी जनरल ली को हरा सकता था। अगर मैं वहां होता तो मैंने खुद उसे अपने हाथों से कोड़े लगाए होते। घोर निराशा में लिंकन बैठे और उन्होंने मीड को यह पत्र लिखा। और याद रहे, अपने जीवन के इस दौर में लिंकन बेहद संयत थे और उनकी शब्दावली बेहद शालीन और संयमित हुआ करती थी। 1963 में लिंकन का लिखा यह पत्र गंभीरतम आलोचना से कम नहीं था। वह पत्र कुछ इस प्रकार था, प्रिय जनरल, मुझे नहीं लगता कि ली के बच निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वह हमारी मुट्ठी में था और उसे पकड़ लेने से युद्ध समाप्त हो जाता। परंतु अब युद्ध लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आप पिछले सोमवार को नदी के इस तरफ ली पर हमला नहीं कर सके तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वह नदी के उस पार सुरक्षित निकल गया है और आप अपनी 2/3 से ज़्यादा सेना उस पार नहीं ले जा सकते। ऐसी आशा करना निश्चित रूप से अतार्किक है और मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। जनरल मीड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा? मीड को यह पत्र कभी नहीं मिला। लिंकन ने इसे भेजा ही नहीं। यह पत्र लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइलों में मिला। मेरा अंदाज़ा है, और यह सिर्फ अंदाज़ा है, कि यह पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की से बाहर देखा होगा और खुद से कहा होगा, 1 मिनट, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठकर मीड पर हमला करने की सलाह देना मेरे लिए आसान है, परंतु अगर मैं गेटिसबर्ग में होता और अगर मैंने इतना खून खराबा देखा होता जितना मीड ने पिछले हफ्ते के दौरान देखा है, अगर मेरे कानों में भी घायलों और मरने वालों की चीख पुकार गई होती, तो शायद मैं भी हमला करने के लिए तत्पर नहीं होता। अगर मैं मीड की तरह सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होता तो शायद मैंने भी वही किया होता जो उसने किया था। वैसे भी अब मौका हाथ से निकल चुका है। अगर मैं यह पत्र भेज दूंगा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, पर इससे मीड को बहुत ठेस पहुंचेगी। वह मेरी क्रिटिसिज्म करेगा और खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। इससे नफरत पैदा होगी। सेनापति के रूप में मीड की उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित होगी और इसके बाद वह शायद सेना से इस्तीफा भी दे दे। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, लिंकन ने पत्र को एक तरफ रख दिया। बुरे एक्सपीरियंस से वे यह जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेमानी होती है और उनसे कोई लाभ नहीं होता। फेमस लेखक मार्क ट्वेन
कभी कभार अपना आपा खो बैठते थे और गुस्से में इतने गर्म पत्र लिखते थे कि कागज तक जलने लगता था। उदाहरण के तौर पर एक बार उन्होंने गुस्से में एक व्यक्ति को लिखा, आपको तो जिंदा दफना दिया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे बता दें ताकि मैं बाकी इंतज़ाम कर दूं। और एक मौके पर उन्होंने एक एडिटर को पत्र लिखकर यह बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग और विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। ट्वेन ने आदेश दिया, अगली बार आप मेरे लिखे अनुसार ही छापे और प्रूफ रीडर से कहे कि वह अपने सुझावों को अपने सड़े हुए दिमाग में ही रखे। इस तरह के जहर बुझे पत्र लिखने से मार्क ट्वेन को राहत मिलती थी। इससे उनके दिल की भड़ास निकल जाती थी और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि मार्क की पत्नी ऐसे पत्रों को चुपके से फाड़ दिया करती थी। उन्हें कभी डाक के डिब्बों में डाला ही नहीं जाता था। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, परंतु क्यों न खुद से ही शुरुआत की जाए। विशुद्ध स्वार्थी ढंग से सोचे तो भी दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, और कम खतरनाक भी। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपके खुद के घर की सीढ़ियाँ साफ ही न हो तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ़ के बारे में शिकायत मत करो। जब मैं युवा था और लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस नाम के लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा। मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था और मैंने डेविस से उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा। कुछ सप्ताह पहले ही मुझे किसी का एक पत्र मिला था जिसके नीचे लिखा था, डिटेक्ट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। मैं इस वाक्य से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि लेखक बहुत बड़ा और बिजी और इम्पोर्टेंट व्यक्ति होगा, तभी उसने ऐसा लिखा। मैं कतई बिजी नहीं था, परंतु मैं रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर इम्प्रेशन जमाना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने छोटी चिट्ठी के आखिर में यह शब्द लिख दिए, डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। उसने मेरे पत्र का जवाब देने का कष्ट नहीं किया। उसने इस पत्र के आखिर में एक लाइन लिखकर लौटती डाक से मेरे पास भिजवा दिया। उसने लिखा था, आपके बैड मैनर्स का कोई जवाब नहीं। बात सच थी, मैंने गलती की थी और शायद मेरी निंदा भी होनी चाहिए थी, परंतु चूंकि मैं इंसान था इसीलिए मुझे इस बात का बुरा लगा। मुझे इतनी चोट पहुंची थी कि जब 10 साल बाद मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस की मौत की खबर पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था और मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है, वह चोट जो उन्होंने मुझे पहुंचाई थी। अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए विद्वेष पैदा करना चाहते हो जो दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म करनी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म कितनी सही या जायज़ है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं जिनमें पूर्वाग्रह भी हैं, खामियां भी हैं, गर्व और अहंकार भी है। कटु आलोचना के कारण ही थॉमस हार्डी जैसे अंग्रेजी साहित्य के महान नॉवल राइटर ने नॉवल लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आलोचना के कारण ही अंग्रेज कवि थॉमस चैटरटन ने आत्महत्या कर ली। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अपनी युवावस्था में अशिष्ट थे, आगे चलकर इतने शिष्ट बन गए, लोगों के साथ व्यवहार करने में इतने कुशल हो गए कि उन्हें फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया। उनकी सफलता का राज क्या था? उन्होंने बताया, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा और हर एक के बारे में अच्छा बोलूँगा। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं, परंतु समझने और माफ़ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना पड़ता है। कार्यालय ने कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं। बॉब हूवर एक फेमस टेस्ट पायलट थे जो एयर शो में अक्सर प्रदर्शन किया करते थे। एक बार वे सैन डिएगो से एयर शो में हिस्सा लेने के बाद लॉस एंजलिस में अपने घर की तरफ लौट रहे थे, जैसा फ्लाइट ऑपरेशंस पत्रिका में वर्णन किया गया है। हवा में 300 फुट की ऊंचाई पर दोनों इंजन अचानक बंद हो गए।
कुशल टेक्निक से उन्होंने हवाई जहाज़ उतार लिया और हालांकि इस प्रोसेस में हवाई जहाज़ को तो काफ़ी नुकसान पहुंचा, परंतु किसी को चोट नहीं आई। इस घटना के बावजूद हूवर ने सबसे पहले हवाई जहाज़ के ईंधन की जांच की, जैसी उन्हें शंका थी। उन्होंने सेकेंड विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज़ में गैसोलीन की जगह जेट का ईंधन डाल दिया गया था। हवाई अड्डे लौटने के बाद उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पूछा जिसने उनके हवाई जहाज़ की सर्विसिंग की थी। युवा मैकेनिक अपनी गंभीर गलती पर बुरी तरह शर्मिंदा था। जब हूवर उसके पास पहुंचे तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी गलती की वजह से एक बहुत महंगा हवाई जहाज़ नष्ट हो गया था और 3 जिंदगियां भी जा सकती थी। आप हूवर के गुस्से का अनुमान लगा सकते हैं। इस लापरवाही के लिए यह कुशल और स्वाभिमानी पायलट कितनी कड़ी फटकार लगा सकता था, परंतु हूवर ने मैकेनिक को फटकार नहीं लगाई। उन्होंने उसकी आलोचना भी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी बाह को उसके कंधे पर रखकर कहा, तुम्हें यह बताने के लिए कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अब तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे F-51 हवाई जहाज़ की सर्विसिंग करो। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, इसके पहले कि आप उनकी आलोचना करें, अमेरिकी पत्रकारिता के क्लासिक लेख फादर फॉरगेट्स को पढ़ लें। यह लेख पहली बार पीपुल्स होम जर्नल के संपादकीय के रूप में छपा था। हम इस लेख को लेखक की अनुमति से छाप रहे हैं। रीडर्स डाइजेस्ट में इसका संपूर्ण रूपांतरण इस तरह पब्लिश हुआ था। फादर फॉरगेट्स उन छोटे लेखों में से एक है जो गहन अनुभूति के किसी क्षण में लिखे जाते हैं, जो पाठकों के दिल को छू जाते हैं। अब यह लेख लगातार रिपब्लिश हो रहा है। इसके लेखक W. लिविंगस्टन लार्नेड के अनुसार यह लेख हजारों पत्रिकाओं और अखबारों में छप चुका है। इसे कई विदेशी भाषाओं में भी उतनी ही लोकप्रियता मिली है और उनमें भी यह लेख बहुत ज़्यादा बार छपा है। कई बार एक छोटा सा लेख रहस्यमय कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ यही हुआ है। फादर फॉरगेट्स, हर पिता यह याद रखे। बाय W. लिविंगस्टन लार्नेड। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो, तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे पश्चाताप हुआ। इसीलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वे ये हैं बेटे। मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवेल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे। इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीज़ें फेंक रखी थी, इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी। मेज़ पर तुमने कोहनियाँ भी टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा था, तब भी मैंने आईब्रोज तान कर टोका था, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़ कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी। ज़रा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। ज़रा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए हिरन की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया था और कहा था, कभी तो चैन से रहने दिया करो, अब क्या बात है। और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे।
तुमने कुछ नहीं कहा था, बस भागकर मेरे गले में आकर अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया, और फिर तुम सीढ़ियों पर खटखट करके चढ़ गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ ही देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। यह क्या होता जा रहा है? मुझे गलतियां ढूंढने की, डांट डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है। मुझे अपने बच्चे के बचपन का मैं यह पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तोल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे और सच्चे। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह है। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से नजर आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और मैं यहाँ पर घुटने टिकाए बैठा हूँ, शर्मिंदा होकर। यह एक कमज़ोर पश्चाताप है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें जगाकर यह सब कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लूंगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहना सीखूंगा। वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें गुड़ी मुड़ी और थका थका पलंग पर सोया देख रहा हूँ तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधे पर सिर रखे मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें की थी। कितनी ज़्यादा। लोगों की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो काम वे करते हैं उन्हें वे क्यों करते हैं। यह आलोचना या क्रिटिसिज्म करने से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यदि नहीं, इससे सहानुभूति, सहनशक्ति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ़ कर देना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता, फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं। सिद्धांत 1, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। तो हमें इस चैप्टर के पहले टॉपिक से क्या सीखने को मिला? वो है कि हमें किसी की आलोचना या बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी की आलोचना या बुराई करते हैं तो उससे उस व्यक्ति में कोई भी सुधार नहीं होता है, बल्कि उसके मन में हमारे प्रति नफरत पैदा होती है और बदले में वो भी फिर हमारी बुराई करने लगता है। तो हमें कभी भी किसी की आलोचना या बुराई नहीं करनी चाहिए। पार्ट 1 भाग 2, लोगों के साथ व्यवहार करने के अचूक रहस्य। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है? हाँ, सिर्फ एक तरीका, और वह तरीका है उस व्यक्ति में वह काम करवाने की इच्छा पैदा करना। याद रखें, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। हाँ, आप किसी के सीने पर रिवॉल्वर रखकर उसमें घड़ी देने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उन्हें सहयोग देने के लिए विवश कर सकते हैं, तब तक जब आप उनके सामने हैं। बच्चे को पीटकर या पिटाई का डर दिखाकर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, परंतु इन जंगली तरीकों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। केवल एक ही तरीके से मैं आपसे कोई चीज़ हासिल कर सकता हूँ, और वह तरीका है आपको वह देना जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि किसी भी काम को करने के पीछे मनुष्य की 2 मूलभूत आकांक्षाएं होती हैं, सेक्स की आकांक्षा और महान बनने की आकांक्षा। अमेरिका के महान दार्शनिक जॉन ड्यूड ने इसी बात को ज़रा अलग ढंग से कहा था। डॉक्टर ड्यूड ने कहा था कि मानव प्रकृति में सबसे गहन इच्छा इम्पोर्टेंट बनने की इच्छा होती है। इस वाक्यांश को याद रखें, महत्वपूर्ण बनने की इच्छा।
यह महत्वपूर्ण है। हम इस बुक में इस वाक्यांश के बारे में बार बार सुनेंगे। आप क्या चाहते हैं? वैसे तो हम ढेर सारी चीज़ें चाहते हैं, परंतु बहुत कम चीज़ों को हम इतनी प्रबलता से चाहते हैं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ज़्यादातर लोगों में नीचे दी गई चीज़ों की इच्छा होती है। स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा, भोजन, नींद, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली वस्तुएं, परलोक सिधारना, सेक्स की संतुष्टि, बच्चों का कल्याण, महत्व की भावना। और लगभग यह सभी इच्छाएं आमतौर पर पूरी हो जाती है या संतुष्ट हो जाती है, सिवाय एक के। वह इच्छा जो उतनी ही गहन और प्रचंड होती है जितनी कि भोजन या नींद की इच्छा, और वह इच्छा शायद ही कभी संतुष्ट होती है। इस इच्छा को फ्रॉयड ने महान बनने की इच्छा कहा है और ड्यूड ने इम्पोर्टेंट बनने की इच्छा कहा है। लिंकन ने एक बार एक पत्र की शुरुआत में लिखा था, हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। विलियम जेम्स ने कहा था, हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। गौर करें, उसने इस इच्छा को इच्छा या चाहत या कामना नहीं कहा, उसने कहा सराहे जाने की लालसा। यह एक ऐसी मानवीय भूख है जो परमानेंट है, और यह दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है, लोगों को अपने वश में कर सकता है। लोग उससे इतना प्रेम करेंगे कि दफनाने वाले तक उसकी मौत पर दुखी होंगे। इंसानों और जानवरों में यही फ़र्क है कि इंसानों में इम्पोर्टेंट बनने की इच्छा होती है। जब मैं मिसूरी में फार्म बॉय था तो मेरे पिता अच्छी नस्ल के बेहतरीन न्यूयॉर्क जर्सी सुअरों और मवेशियों को पालते थे। हम अपने सुअरों और मवेशियों को मेले में होने वाली प्रदर्शनियों में ले जाते थे और पूरे मिडिल वेस्ट में जानवरों की प्रदर्शनियों में हिस्सा लेते थे। हमने दर्जनों बार प्रथम पुरस्कार जीते। मेरे पिताजी ने सफ़ेद मलमल के टुकड़े पर नीले रिबन लगा दिए, और जब भी उनके दोस्त या आगंतुक घर में आते थे तो वे अपने सफ़ेद मलमल के लंबे टुकड़े को गर्व से दिखाते थे। एक सिरे को वे पकड़ते थे और दूसरे सिरे को मैं, और इस तरह वे अपने नीले रिबन को दिखाया करते थे। सुअरों को अपने जीते हुए रिबनों की कतई परवाह नहीं थी, परंतु मेरे पिताजी को थी। पुरस्कार उन्हें इम्पोर्टेंट होने का एहसास दिलाते थे। अगर हमारे पूर्वजों में इम्पोर्टेंट होने की यह इच्छा इतनी प्रबल नहीं होती तो सभ्यता का विकास असंभव था। इसके बिना हम आज भी जानवरों की तरह ही रह रहे होते। इम्पोर्टेंट बनने की इसी आकांक्षा के कारण एक अनएजुकेटेड और गरीब ग्रोसरी क्लर्क कानून की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ, जो उसने रद्दी वाले से 50 सेंट में खरीदी थी। आपने शायद उस ग्रोसरी क्लर्क का नाम सुना होगा, उसका नाम लिंकन था। इम्पोर्टेंट बनने की इसी इच्छा ने डिकेंस को अपने अमर नॉवेल लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी इच्छा ने सर क्रिस्टोफर रैन को पत्थरों में सिम्फनी लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी इच्छा की वजह से रॉकफेलर ने करोड़ों डॉलर जमा किए और कभी खर्च नहीं किए। इसी इच्छा के कारण आपके शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनाता है जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत बड़ा है। यही इच्छा आपसे लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनवाती है, लेटेस्ट कार खरीदवाती है और अपने होशियार बच्चों के बारे में बातें करवाती है। यही इच्छा कई लड़के लड़कियों को गैंग में शामिल करवाकर उनसे अपराध करवाती है। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर E.P. मलरूनी के अनुसार औसत युवा अपराधी में इतना ईगो होता है कि गिरफ्तार होने के बाद भी उसकी सबसे पहली मांग उन अखबारों को पढ़ने की होती है जिन्होंने उसे हीरो बना दिया। वे बाद में मिलने वाली सजा को लेकर उतने चिंतित नहीं होते जितने कि अखबार में नामी खिलाड़ियों, फिल्म और टीवी स्टार्स और राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीर छपी देखकर खुश होते हैं। आप मुझे बता दें कि किस बात से आपको इम्पोर्टेंट होने का अनुभव होता है, और मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। इस बात से आपका चरित्र निर्धारित होता है। यह आपके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उदाहरण के तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को चीन के पिकिंग शहर में एक अस्पताल बनवाने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में इम्पोर्टेंस का एहसास होता था। ऐसे लाखों गरीब लोगों के भले के लिए जिन्हें न कभी उन्होंने देखा है और न कभी देख पाएंगे। दूसरी तरफ डिंजिलर एक लुटेरा, बैंक डकैत और हत्यारा बनने में महानता का अनुभव करता था। जब FBI के एजेंट उसे खोज रहे थे तो वह मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में घुसा और उसने कहा, मैं डिलिंजर हूँ,
उसे इस बात पर गर्व था कि वह देश का सबसे चर्चित अपराधी है। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु मैं डिलिंजर हूँ। हाँ, डिलिंजर और रॉकफेलर में यह इम्पोर्टेंट अंतर था कि उन्हें इम्पोर्टेंट होने का अनुभव अलग अलग चीज़ों से होता था। इतिहास ऐसे रोचक उदाहरणों से भरा पड़ा है कि फेमस लोगों ने इम्पोर्टेंट होने की अपनी इच्छा को किस तरह अभिव्यक्त किया। जॉर्ज वॉशिंगटन हिज माइटीनेस द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहलाना पसंद करते थे। कोलंबस ने एडमिरल ऑफ द ओशन एंड वायसराय ऑफ इंडिया के टाइटल के लिए आवेदन किया था। कैथरीन महान ऐसे पत्रों को नहीं पढ़ती थी जिन पर हर इंपीरियल मैजेस्टी नहीं लिखा होता था, और मिसेस लिंकन व्हाइट हाउस में मिसेस ग्रांट पर शेरनी की तरह झपटते हुए चिल्लाई थी, तुमने बिना मेरी इजाज़त के मेरे सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की? हमारे देश के करोड़पतियों ने एडमिरल बर्ड के अंटार्कटिका अभियान के लिए 1928 में शर्त पर धन दिया था कि बर्फीले पर्वतों की श्रेणियों का नाम उनके नाम पर रखा जाए। फेमस लेखक विक्टर ह्यूगो चाहते थे कि पेरिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए। महान शेक्सपियर भी अपने परिवार के लिए कोट ऑफ आर्म्स हासिल करके अपने नाम को अधिक इम्पोर्टेंट बनाना चाहते थे। सिंपैथी और ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए तथा महत्वपूर्ण होने का अनुभव करने के लिए लोग बीमार होने का बहाना करते हैं। उदाहरण के तौर पर मिसेस मैकिनले को ही ले लें। उन्हें इम्पोर्टेंट होने का एहसास तब होता था जब वे अपने पति को, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को, देश के इम्पोर्टेंट मामलों की उपेक्षा करने के लिए विवश कर देती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति की यह पत्नी चाहती थी कि उनके पति अपने सारे काम धाम छोड़कर उनके पास घंटों बैठे रहे, अपनी बाहों में लेकर उन्हें शांत करने की कोशिश करें। वे अपने पति का ध्यान खींचने के लिए इतने व्याकुल थी कि उन्होंने जोर देकर कहा कि दांतों के डॉक्टर के पास जाते समय भी उनका पति उनके साथ रहे। एक बार जब उन्हें दांतों के डॉक्टर के पास अकेला जाना पड़ा क्योंकि उस समय उनके पति का गृह मंत्री जॉन है के साथ अपॉइंटमेंट था, तो इस छोटी सी बात पर इन श्रीमती जी ने तूफान खड़ा कर दिया। लेखिका मैरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट ने मुझे एक स्वस्थ और प्रतिभाशाली महिला के बारे में बताया जो इम्पोर्टेंट होने का एहसास हासिल करने के लिए बिस्तर पर पड़ गई। एक दिन मिसेस राइनहार्ट ने कहा, इस महिला को किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, शायद उसकी उम्र का। उसे अपनी आगे की जिंदगी में अकेलापन दिख रहा था और उसकी जिंदगी में कोई सपना, कोई आशा नहीं थी। वह बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई और 10 साल तक उसकी बूढ़ी माँ उसकी चाकरी करती रही, उसके लिए भोजन की थाली ले जाती रही, उसकी सेवा करती रही। एक दिन बूढ़ी माँ सेवा की थकान के कारण मर गई। कुछ हफ्तों तक बीमार युवती दुख मनाते हुए बिस्तर पर पड़ी रही। फिर वह उठी, उसने अपने कपड़े बदले और एक बार फिर जिंदगी जीना शुरू कर दिया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इम्पोर्टेंट होने का एहसास ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं वे पागलपन के स्वप्न लोक में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। वे खुद को वह महत्व दे देते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिल पाता। अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने मरीज पीड़ित हैं उनकी संख्या बाकी सारी बीमारियों से पीड़ित रोगियों से अधिक है। पागलपन का क्या कारण है? इस सवाल का ठीक जवाब तो कोई नहीं दे सकता, पर हम यह ज़रूर जानते हैं कि कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और इसका परिणाम पागलपन होता है। दरअसल लगभग आधे मानसिक रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जा सकता है, जैसे मानसिक आघात, अल्कोहल, मादक या विषैले पदार्थ और दुर्घटनाएं। परंतु बाकी आधे, और यह इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, बाकी आधे पागल होने वाले लोगों की मस्तिष्क कोशिकाओं में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं होती। पोस्टमार्टम रिसर्च में जब मरने वालों के मस्तिष्क ऊतकों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वे उतने ही स्वस्थ दिख रहे थे जितने कि आपके या मेरे। फिर ये लोग पागल क्यों होते हैं? मैंने यह सवाल 4 सबसे प्रमुख मेंटल हॉस्पिटल्स में से एक के मुख्य साइकेट्रिस्ट से पूछा। इस फेमस चिकित्सक को अपने विषय के ज्ञान के लिए ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान मिले थे, परंतु उसने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा कि वह नहीं जानता कि लोग पागल क्यों होते हैं। कोई भी इसका पूरी तरह सही कारण नहीं जानता।
परंतु उसने यह भी कहा कि जो लोग पागल हो जाते हैं उनमें से कई पागलपन की अवस्था में उस इम्पोर्टेंस का अनुभव करते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नसीब नहीं होता। इस फेमस साइकेट्रिस्ट ने मुझे एक कहानी सुनाई जो कुछ इस तरह थी। मेरी एक मरीज है जिसकी शादी का दुखद अंत हुआ था। उसे प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, बच्चे और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थी, परंतु जिंदगी ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। उसका पति उससे प्रेम नहीं करता था, वह उसके साथ बैठकर भोजन भी नहीं करता था और उससे कहता था कि वह उसका भोजन ऊपरी मंजिल पर उसके कमरे में परोसे। उनके कोई बच्चा भी नहीं था और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं थी। वह पागल हो गई और अपनी कल्पना में उसने अपने पति को तलाक दे दिया और एक बार फिर उसने अपने कुंवारेपन का नाम रख लिया। उसे विश्वास है कि वह अब एक अमीर आदमी की पत्नी बन गई है और वह इस बात पर जोर देती है कि उसे लेडी स्मिथ के नाम से बुलाया जाए। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, वह इमेजिन करती है कि हर रात को वह एक नए बच्चे को जन्म देती है। जब भी मैं उसे देखने जाता हूँ, वह कहती है, डॉक्टर, कल रात को मेरे यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है। उसके सपनों के जहाज हकीकत की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो गए हैं, परंतु पागलपन के काल्पनिक टापुओं पर वह अपने सपनों को सच कर रही है। क्या यह दुखद है? मैं नहीं जानता। वैसे उस डॉक्टर ने यह भी कहा, अगर मैं उसका पागलपन दूर करके एक बार फिर से उसकी सोचने समझने की शक्ति को लौटा सकता तो भी शायद मैं ऐसा नहीं करता। वह आज जितनी खुश है उतनी खुश पहले कभी नहीं रही। अगर कई लोग इम्पोर्टेंस की भावना के इतने भूखे हैं कि वे उनके लिए सचमुच पागल भी हो सकते हैं, तो ज़रा सोचिए कि मैं और आप अपने आसपास के लोगों को सच्ची प्रशंसा देकर कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। चार्ल्स श्वाब अमेरिकी उद्योग के उन पहले व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें एक साल में 10 लाख डॉलर से ज़्यादा तनख्वाह, तब इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था और $50 प्रति सप्ताह कमाने वाला आदमी संपन्न समझा जाता था। उन्हें एंड्रयू कार्नेगी ने 1921 में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी के पहले प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया और उस वक्त श्वाब की उम्र केवल 38 वर्ष थी। बाद में श्वाब यूएस स्टील छोड़कर मुश्किल में फंसी बेथलहम स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने इसे अमेरिका की सर्वाधिक लाभदायक कंपनियों में से एक बना दिया। एंड्रयू कार्नेगी ने चार्ल्स श्वाब को एक साल में 10 लाख डॉलर या प्रतिदिन $3000 से अधिक तनख्वाह क्यों दी? क्या इसीलिए कि श्वाब जीनियस थे? नहीं। तो फिर क्या इसीलिए कि वे स्टील उद्योग के सबसे बड़े जानकार थे? नहीं। खुद चार्ल्स श्वाब का मानना था कि उनके नीचे काम कर रहे कई लोग स्टील बनाने के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे। श्वाब कहते हैं कि उन्हें इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में निपुण थे। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया। मैं उनका रहस्य उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। ऐसे शब्द जिन्हें कासे में ढलवा लेना चाहिए और हर घर और स्कूल, हर दुकान और ऑफिस में रखना चाहिए। ऐसे शब्द जिन्हें बच्चों को कंठस्थ कर लेना चाहिए, बजाय उस लैटिन ग्रामर या ब्राज़ील की सालाना वर्षा की मात्रा को कंठस्थ करने के जो जीवन में कभी उनके काम नहीं आएगी। ऐसे शब्द जिनके हिसाब से चलने पर आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा। श्वाब ने कहा, मैं मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की कला है और मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। कोई भी बात किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर्स की आलोचना। मैं कभी किसी की आलोचनाएं बुराई नहीं करता। मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करता हूँ ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो। इसीलिए मैं तारीफ करने के लिए तत्पर रहता हूँ और गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोलकर तारीफ करता हूँ और मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ। तो श्वाब यह करते थे। परंतु सामान्य लोग क्या करते हैं? इसका ठीक उल्टा। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वे अपने कर्मचारियों पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं। अगर उन्हें कोई बात पसंद आती है तो वे कुछ भी नहीं कहते। एक पुरानी कहावत है, मैंने एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ा। मैंने 2 बार अच्छा काम किया परंतु उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना।
श्वाब का मानना था, जीवन में मेरे लंबे एक्सपीरियंस के दौरान मैं दुनिया के कई देशों के महान लोगों से मिला हूँ और मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, जो आलोचना या बुराई के बजाय तारीफ के माहौल में ज़्यादा बेहतर काम न कर सकता हो। यही एंड्रयू कार्नेगी की अद्भुत सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। कार्नेगी अपने सहयोगियों के सार्वजनिक रूप से और अकेले में भी प्रशंसा किया करते थे। कार्नेगी तो अपनी कब्र के पत्थर पर भी अपने कर्मचारियों की तारीफ करना नहीं भूले। उन्होंने खुद के लिए यह स्मृति लेख लिखा था, जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर वह आदमी सोया है जो जानता था कि अपने से समझदार लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कैसे किया जाए। सच्ची प्रशंसा ही वह रहस्य था जिसकी वजह से जॉन रॉकफेलर इतने सफल हुए। उदाहरण के तौर पर जब उनके पार्टनर एडवर्ड टी बेडफोर्ड की वजह से दक्षिण अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्ट में फर्म को 40% नुकसान हुआ, तो रॉकफेलर उनकी आलोचना या बुराई कर सकते थे, परंतु वे जानते थे कि बेडफोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और वैसे भी अब तो नुकसान हो चुका था। इसीलिए रॉकफेलर ने उन्हें बधाई देने का कारण खोज ही लिया। उन्होंने बेडफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 60% रकम डूबने से बचा ली। रॉकफेलर ने कहा, यह बहुत बढ़िया रहा। हम हमेशा दिमाग का इतना बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हालांकि सच नहीं है, परंतु उसमें सच्चाई ज़रूर छुपी है और यही वजह है कि मैं उसे सुना रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। एक देहाती महिला ने दिन भर की कठोर मेहनत के बाद अपने परिवार के सामने भोजन की जगह भूसे का ढेर रख दिया। जब पति और बेटों ने झुंझलाकर इस अजीब हरकत का कारण पूछा, तो उस महिला ने जवाब दिया, मुझे लगता था कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने खाना रखा जाता है या भूसा। 20 साल से मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, परंतु तुम लोगों ने मुझे कभी यह नहीं बताया कि तुम लोग भूसा नहीं खा रहे हो। कुछ समय पहले घर से भागने वाली पत्नियों पर एक रिसर्च हुई कि उनके घर से भागने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं वह कारण क्या था? प्रशंसा का अभाव। और मैं शर्त लगाता हूँ कि यही घर से भगाने वाले पतियों के बारे में भी सच होगा। हम अक्सर अपने पति पत्नी को यह बताने की ज़रूरत ही नहीं समझते कि हम उनसे इम्प्रेस्ड हैं। मेरी क्लास के एक सदस्य ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई जिसमें उसकी पत्नी ने उससे एक आग्रह किया था। उसकी पत्नी और अन्य महिलाएं चर्च में एक आत्म सुधार कार्यक्रम में शामिल हुई। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वह उसकी 6 कमियां बताए जिन्हें सुधारने से वह बेहतर पत्नी बन जाए। उसका पति यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कक्षा के सामने कहा, मुझे इस आग्रह से बड़ी हैरानी हुई। सच कहा जाए तो मैं बड़ी आसानी से उसे 6 ऐसी बातों की सूची थमा सकता था जिनमें सुधार की जरूरत थी, और ईश्वर जानता है कि वह ऐसी 1000 बातों की सूची थमा सकती थी जिनमें मुझे सुधार की जरूरत थी, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने उससे कहा, मुझे इस बारे में सोचने का समय दो और मैं तुम्हें सुबह इसका जवाब दे दूंगा। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया और फूल वाले को फोन करके उससे अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाबों का तोहफा भिजवाने के लिए कहा, जिसके साथ यह चिट्ठी लगी हो, मुझे तुम्हारी 6 कमियां नहीं मालूम जिनमें सुधार की जरूरत हो। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उस शाम को जब मैं घर लौटा तो क्या आप बता सकते हैं दरवाजे पर किसने मेरा स्वागत किया? बिल्कुल ठीक, मेरी पत्नी ने। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इस बात पर बहुत खुश था कि मैंने उसके आग्रह के बावजूद उसकी आलोचना या बुराई नहीं की थी। अगले रविवार को चर्च में उसने बाकी महिलाओं को यह घटना सुनाई और बहुत सी महिलाओं ने आकर मुझसे कहा, इतनी बुद्धिमानी की बात हमने पहले कभी नहीं सुनी। तब जाकर मुझे सराहना की शक्ति का एहसास हुआ। लॉरेंस जिंगफेल्ड ब्रॉडवे में धूम मचाने वाले फेमस प्रोड्यूसर रहे हैं। उनकी छवि एक ऐसे प्रोड्यूसर की थी जिनमें अमेरिकी युवतियों को ग्लैमरस बनाने की अद्भुत प्रतिभा थी। हर बार वे ऐसी साधारण युवतियों को लेते थे जिनकी तरफ कोई दोबारा पलटकर नहीं देखता था और उन्हें स्टेज पर वे ग्लैमरस और रहस्यमय युवतियों में बदल देते थे। प्रशंसा और आत्मविश्वास के इम्पोर्टेंस को जानने के कारण
वे जानते थे कि सिर्फ प्रशंसा और इम्पोर्टेंस दिए जाने पर साधारण सी महिला भी अपने आप को सुंदर मानने लगती है। वे प्रैक्टिकल थे। उन्होंने कोरस में काम करने वाली लड़कियों की तनख्वाह $30 प्रति सप्ताह से बढ़ाकर $175 प्रति सप्ताह कर दी और वे विशाल हृदय भी थे। फॉलिस के मंचन की पहली रात को उन्होंने सभी स्टार्स को टेलीग्राम भेजे और शो में काम करने वाली हर कोरस गर्ल को अमेरिकन ब्यूटी रोजेस भेंट किए। एक बार मुझ पर डाइटिंग का भूत सवार हो गया और मैं 6 दिनों तक भूखा रहा। यह मुश्किल नहीं था। 6वें दिन मुझे उतनी भूख नहीं लग रही थी जितनी कि मुझे दूसरे दिन लग रही थी। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी के परिवार या कर्मचारियों को 6 दिनों तक खाना न मिले तो वह व्यक्ति अपने आप को अपराधी मानेगा, परंतु अगर वह व्यक्ति परिवार या कर्मचारियों की सच्ची तारीफ 6 दिन, 6 हफ्तों या 60 साल तक न करे तो उसे ज़रा भी अपराध बोध का अनुभव नहीं होता। हम यह भूल जाते हैं कि तारीफ भी भोजन की तरह हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। जब महान अभिनेता अल्फ्रेड लुंट ने रियूनियन इन वियना में मुख्य भूमिका निभाई तो उन्होंने कहा, मुझे जिस चीज़ की सबसे अधिक ज़रूरत है वह है अपने आत्मसम्मान के लिए पोषण। हम अपने बच्चों, दोस्तों और कर्मचारियों के शरीर को पोषण देते हैं, परंतु हम उनके आत्मसम्मान को कितना कम पोषण देते हैं। हम उन्हें ऊर्जा के लिए बीफ और आलू उपलब्ध करवाते हैं, परंतु हम उन्हें प्रशंसा के दयालुतापूर्ण शब्द देना भूल जाते हैं, जो सालों तक उनकी यादों में सुबह के सितारों के संगीत की तरह गूंजेंगे। पॉल हार्वे ने अपने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी में बताया कि किस तरह सच्ची प्रशंसा किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने एक घटना सुनाई। कई साल पहले डेट्रॉइट के एक टीचर ने स्टेवी मॉरिस से कहा कि वह क्लासरूम में गुम हो गए चूहों को खोजने में उनकी मदद करे। आप इस बात पर गौर करें, उसने इस बात की प्रशंसा की कि प्रकृति ने भले ही स्टेवी को आंखें नहीं दी थी, परंतु इसके बदले में स्टेवी को सुनने की अद्भुत शक्ति प्रदान की थी। स्टेवी में ऐसा कुछ था जो उस क्लास में किसी और के पास नहीं था, परंतु दरअसल यह पहली बार था जब किसी ने उसके सुनने की शक्ति के लिए स्टेवी की तारीफ की थी। अब सालों बाद स्टेवी मानते हैं कि यह प्रशंसा एक नए जीवन की शुरुआत थी। उस घटना के बाद उन्होंने अपनी सुनने की कला को विकसित किया और स्टेवी वंडर के स्टेज नाम को अपनाकर वे 70 के दशक के महान पॉप सिंगर और संगीतकार बन गए। कई पाठक इन शब्दों को पढ़ते समय यह सोच रहे होंगे, अच्छा, चापलूसी, मक्खन पॉलिश। मैंने इनका इस्तेमाल करके देखा है। समझदार लोगों के सामने यह तरीके काम नहीं आते। सही बात है, चापलूसी समझदार लोगों के सामने सफल नहीं होती। यह उथली, स्वार्थी और झूठी होती है। इसे असफल होना ही चाहिए और यह असफल होती भी है। वैसे कई लोग तो तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि वे चापलूसी को भी तारीफ समझकर उसे निगल लेते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह भूख से मरता आदमी घास और कीड़े मकोड़े तक खा लेता है। महारानी विक्टोरिया को भी चापलूसी पसंद थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइली ने यह स्वीकार किया कि वे महारानी की चापलूसी किया करते थे। उनके शब्दों में, वे बड़ी चम्मच से मक्खन लगाया करते थे, परंतु डिज़राइली ब्रिटेन के सबसे सुसंस्कृत, योग्य और चतुर व्यक्तियों में से एक थे। वे इस कला में जीनियस थे। जो चीज़ उनके लिए काम कर गई, ज़रूरी नहीं कि वह आपके और मेरे लिए भी काम कर जाए। लंबे समय में चापलूसी से आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। चापलूसी नकली सिक्का है। अगर आप इसे असली सिक्के की तरह बाजार में चलाने की कोशिश करेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फ़र्क है? इसका जवाब बहुत आसान है। एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी। एक दिल से निकलती है, दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होती है, दूसरी स्वार्थपूर्ण। एक की हर जगह सराहना होती है, दूसरी की हर जगह निंदा। मैंने मैक्सिको सिटी के चापुल्टेपेक पैलेस में हाल ही में मैक्सिकन हीरो जनरल अल्वारो आब्रेगोन की मूर्ति देखी। उस मूर्ति के नीचे जनरल आब्रेगोन की फिलॉसफी की बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द लिखे थे, जो कुछ इस प्रकार थे, अपने पर हमला करने वाले दुश्मनों से मत डरो, बल्कि उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हो।
नहीं नहीं नहीं, मैं आपको चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल अलग ही बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे दोहराने दें। मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूँ। सम्राट जॉर्ज पंचम ने बकिंघम पैलेस में अपनी स्टडी की दीवार पर 6 सूत्र वाक्य लगा रखे थे। इनमें से एक सूत्र वाक्य था, मुझे यह सिखाएं कि न तो मैं किसी की झूठी तारीफ करूं और न ही किसी की झूठी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहूं। यही चापलूसी का अर्थ है, झूठी तारीफ। मैंने एक बार चापलूसी की परिभाषा कहीं पढ़ी थी जो दोहराने लायक है। चापलूसी सामने वाले को वही बताना है जो वह अपने बारे में सोचता है। आप चाहे जो भाषा इस्तेमाल कर ले। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, आप हमेशा वही कह पाएंगे जो आप हैं। अगर हमें सिर्फ चापलूसी ही करनी हो तो सबकी चापलूसी करके हम बड़ी आसानी से मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ बन सकते हैं। जब हम किसी निश्चित समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो अपने खाली समय में 95% वक्त हम खुद के बारे में ही सोचते हैं। अगर हम खुद के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दें और दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगे तो हमें चापलूसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसे पहली ही नज़र में अक्सर मुंह से निकलने से पहले ही पहचाना जा सकता है और जो बड़ी उथली और झूठी लगती है। आज की दुनिया में सच्ची तारीफ दुर्लभ हो गई है। न जाने ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छे नंबर लाने पर अपने पुत्र या पुत्री की प्रशंसा करना अक्सर भूल जाते हैं, या हम अपने बच्चों को उस समय प्रोत्साहित करने में असफल रहते हैं जब वे पहली बार अच्छा केक बनाने में सफल होते हैं या चिड़ियाओं के लिए घर बनाते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की रुचि और प्रशंसा से जो आनंद मिलता है उससे अधिक आनंद और किसी बात से नहीं मिलता। अगली बार जब आप अपने क्लब में अच्छे भोजन का आनंद लें तो रसोइये तक यह संदेश जरूर भिजवाएं कि खाना अच्छा बना था। और जब कोई थका हुआ सेल्समैन आपके प्रति बहुत अधिक शिष्टाचार दिखाए तो इसका भी उल्लेख करना न भूलें। हर पादरी, हर भाषण देने वाला और हर सार्वजनिक वक्ता जानता है कि अगर श्रोताओं की भीड़ में से एक भी व्यक्ति ताली न बजाए या तारीफ न करे तो कितना बुरा लगता है और उत्साह कितना कम हो जाता है। प्रोफेशनल्स पर जो लागू होता है वह ऑफिस, दुकानों, फैक्ट्रियों के कर्मचारियों, हमारे परिवारों और दोस्तों पर दुगना लागू होता है। अपने संबंधों में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संगी साथी इंसान हैं और तारीफ के भूखे हैं। ये वो असली सिक्का है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता है। अपने जीवन की यात्रा में थैंकफुलनेस मतलब दूसरों के लिए कुछ करने की भावना रखें। न्यू फेयरफील्ड, कनेक्टिकट के पामेला डनहैम की जिम्मेदारियों में से एक थी एक नए जैनिटर के सुपरविजन की, जिसका काम काफ़ी खराब था। दूसरे कर्मचारी उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसे बताया करते थे कि वह कितना घटिया काम कर रहा था। यह बहुत ही गलत बात थी। दुकान का बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था। पैम ने इस कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए कई तरीके आजमाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि कभी कभार वह किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लेता था। पैम ने फैसला किया कि जब भी ऐसा मौका आएगा तो वह दूसरे लोगों के सामने उसकी तारीफ करेगी। ऐसा करने के बाद सबने देखा कि हर दिन उसके काम में सुधार होता गया और जल्दी ही वह अपना सारा काम अच्छे ढंग से करने लगा। अब सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। सच्ची प्रशंसा से पॉजिटिव परिणाम मिले, जबकि बुराई और मजाक से कुछ हाथ नहीं आया। लोगों को ठेस पहुंचाने से वे कभी नहीं बदलते, न ही इससे कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसा व्यवहार करना निरर्थक होता है। एक पुरानी कहावत है जिसे मैंने काटकर अपने शीशे पर चिपका लिया है, जहां मैं इसे हर रोज पढ़ लेता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है, मैं इस राह पर सिर्फ एक बार ही चलूंगा, इसीलिए अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या किसी इंसान का कुछ भला कर सकता हूँ तो मैं ऐसा अभी कर दूँ। मैं इसे टालूंगा नहीं, नज़रअंदाज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दोबारा इस राह पर नहीं लौटूंगा। इमर्सन ने कहा था, हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है। मैं उसकी वह बात सीख लेता हूँ। अगर यह इमर्सन के बारे में सही है तो हमारे और आपके बारे में तो यह 1000 गुना ज़्यादा सही है। हम अपने अचीवमेंट्स, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ दें
हम चापलूसी को भूल जाएं, ईमानदारी से सच्ची प्रशंसा करें, दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपके शब्दों को अपनी यादों की तिजोरी में रखेंगे और जिंदगी भर उन्हें दोहराते रहेंगे। आपने जो कहा है वह आप तो भूल जाएंगे, पर वे नहीं भूल पाएंगे। सिद्धांत 2, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। चैप्टर 1, भाग 3। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। गर्मियों में मैं अक्सर मेन नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता था। व्यक्तिगत रूप से मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है, परंतु मैंने यह पाया कि किसी अजीब कारण से मछलियों को कीड़े पसंद थे। इसीलिए जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि मुझे क्या पसंद है। मैं हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम का चारा नहीं लगाता था। इसके बजाय मैं कीड़े को मछली के सामने लटकाकर उससे पूछता था, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगी? क्यों न हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी इसी कॉमन सेंस का प्रयोग करें। यही ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध में किया, जब किसी ने उनसे पूछा कि वे किस तरह सत्ता में बने रह पाए, जबकि युद्धकाल के दूसरे नेता विल्सन, ऑरलैंडो और कलीमेचू भुला दिए गए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनका जवाब था कि अगर उनके ऊपर बने रहने का कोई कारण बताया जा सकता है तो वो ये है कि उन्होंने सीख लिया था कि किस तरह मछली की पसंद के हिसाब से चारा लगाया जाए। हम क्या चाहते हैं इस बारे में बात करने से क्या फायदा? यह तो बचपना है, मूर्खता है। जाहिर है कि आप जो चाहते हैं उसमें आपकी रुचि है, आपकी उसमें गहरी और प्रबल रुचि है, परंतु किसी और की उसमें रुचि नहीं है। हम सभी आप ही की तरह हैं, हम सब अपने आप में रुचि लेते हैं। इसीलिए दुनिया में लोगों को इम्प्रेस करने का इकलौता तरीका ये है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। जब आप कल किसी और से कोई काम करवाना चाहें तो इस बात को याद रखें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट पीना छोड़ दें तो आप उन्हें डांटिए मत, उन्हें भाषण मत दीजिए, यह मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। इसके बजाय उन्हें यह समझाइए कि अगर वे सिगरेट पिएंगे तो वे कभी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे या एथलेटिक्स का कप नहीं जीत पाएंगे। चाहे आप बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हो या मवेशियों या चिंपैंजियों के साथ, आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक दिन राल्फ वाल्डो इमर्सन और उनका पुत्र एक बछड़े को तबेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्होंने अपनी इच्छाओं के हिसाब से सोचने की आम गलती कर दी। इमर्सन धक्का दे रहे थे और उनका पुत्र खींच रहा था, परंतु बछड़ा वही कर रहा था जो वे लोग कर रहे थे। वह भी केवल अपनी इच्छा के बारे में ही सोच रहा था। इसीलिए उसने अपने पैर सख्ती से जमा लिए और मैदान छोड़कर तबेले की तरफ बढ़ने के लिए राजी नहीं हुआ। आयरिश नौकरानी ने यह दृश्य देखा। वह निबंध और बुक्स तो नहीं लिख सकती थी, परंतु कम से कम इस मौके पर उसमें इमर्सन से ज्यादा कॉमन सेंस था। उसने इस बारे में सोचा कि बछड़ा क्या चाहता है, इसीलिए उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में रख दी। बछड़ा मजे से उसकी उंगली चूसते हुए उसके पीछे पीछे तबेले की तरफ चल दिया। जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपने जो भी कुछ किया है वह इसलिए किया है क्योंकि आपने कुछ न कुछ हासिल करना चाहा है। आपने रेड क्रॉस में जो चंदा दिया था वह भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आपने रेड क्रॉस में चंदा इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते थे। आप एक सुंदर, निस्वार्थ, देवी कार्य करना चाहते थे। जितना भी तुम मेरे इन गरीब भाइयों की मदद के लिए करते हो वह तुम मेरे लिए करते हो। अगर आपके मन में ऐसा करने की चाहत आपके पैसे की चाहत से ज़्यादा न होती तो आप ऐसा कभी नहीं करते। या हो सकता है कि आपने यह चंदा इसलिए दिया हो क्योंकि आपको इनकार करने में शर्म आ रही हो या किसी ग्राहक ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा हो। परंतु एक बात तो तय है, आपने रेड क्रॉस में योगदान इसलिए दिया क्योंकि आपको चाहते थे। अपनी फेमस बुक इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने लिखा है, कर्म पैदा होता है हमारी मूलभूत इच्छा से और बिजनेस, घर, स्कूल और राजनीति में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों को सबसे बढ़िया सलाह यही दी जा सकती है।
वो सलाह यह है, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। एंड्रयू कार्नेगी गरीबी में पले स्कॉटलैंड के टीनेजर थे, जिन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत 2 सेंट प्रति घंटे के काम से की थी और बाद में उन्होंने $665 मिलियन दान में दिए। उन्होंने जीवन की शुरुआत में ही सीख लिया था कि लोगों को इम्प्रेस करने का इकलौता तरीका सामने वाले की इच्छाओं के बारे में बात करना है। वे केवल 4 साल तक ही स्कूल गए थे, परंतु उन्होंने यह सीख लिया था कि लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है। एक बार की बात है, उनके एक रिश्तेदार अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी। वे येल में थे और इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्हें घर पर चिट्ठी लिखने की याद ही नहीं रहती थी। यही नहीं, वे अपनी चिंतित माँ की चिट्ठियों का जवाब भी नहीं देते थे। यह सुनकर कार्नेगी ने $100 की शर्त लगाई कि वे लौटती डाक से अपनी चिट्ठी का जवाब मांगकर दिखाएंगे, और मज़ेदार बात यह है कि वे जवाब देने का आग्रह भी नहीं करेंगे। जब शर्त लग गई तो कार्नेगी ने अपने भतीजों को एक बातूनी चिट्ठी लिखी और बाद में लिख दिया कि वे हर एक को $5 का नोट चिट्ठी के साथ भेज रहे हैं। परंतु कार्नेगी ने साथ में नोट भेजने का कष्ट नहीं किया। लौटती डाक से उनकी चिट्ठियों का सचमुच जवाब आया, जिसमें प्यारे अंकल एंड्रयू को धन्यवाद दिया गया था, और आप खुद समझ सकते होंगे कि इसके बाद क्या लिखा होगा। अपनी बात मनवाने का एक और उदाहरण क्लीवलैंड ओहियो के स्टैन नोवाक का है, जिन्होंने हमारे कोर्स में भाग लिया। स्टैन जब एक दिन शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका सबसे छोटा पुत्र टीम ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठा बैठा पैर चला रहा है और चीख रहा है। उसे अगले दिन किंडरगार्टन स्कूल जाना शुरू करना था और वह स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था। स्टैन की सामान्य रिएक्शन यह होती थी कि वह बच्चे को उसके कमरे में भेज दे और उसे सख्ती से कहे कि उसे स्कूल जाना ही है और उसे स्कूल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उस शाम उसे यह एहसास हुआ कि अगर ऐसा किया गया तो टीम सही मानसिकता से स्कूल नहीं जाएगा। इसलिए स्टैन बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं टीम होता तो मैं स्कूल जाने के लिए क्यों उत्साहित होता। उसने और उसकी पत्नी ने कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ों की लिस्ट बनाई जिसमें टीम की रुचि थी, जैसे फिंगर पेंटिंग, गाना गाना, नए दोस्त बनाना। फिर वे लोग काम में जुट गए। हम सब ने किचन की टेबल पर फिंगर पेंटिंग शुरू कर दी। मेरी पत्नी लिल, मेरे बड़े पुत्र बॉब और मुझे इसमें मज़ा आ रहा था। जल्दी ही टीम ने दरवाजे के बाहर से झांका। कुछ समय बाद उसने हमसे आग्रह किया कि हम इस खेल में उसे भी शामिल कर ले। फिर मैंने कहा, अरे नहीं, तुम्हें फिंगर पेंट करना सीखने के लिए पहले किंडरगार्टन जाना पड़ेगा। अपनी आवाज़ में पूरी एक्साइटमेंट भरकर मैं उसके पहलू से उसे समझ में आने वाली भाषा में उसे बताता रहा कि किंडरगार्टन में जाने से उसे कितने मज़ेदार बातें सीखने को मिलेंगी। अगली सुबह मुझे लग रहा था कि मैं सबसे जल्दी उठ गया था, परंतु जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि टीम लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे छोटे बेटे टीम ने कहा, मैं किंडरगार्टन जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता। हमारे पूरे परिवार के उत्साह ने टीम में वह प्रबल इच्छा जगा दी थी जो किसी चर्चा या धमकी से पैदा नहीं हो सकती थी। हो सकता है कि कल आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो। कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुककर खुद से पूछे, मैं इस आदमी या औरत में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ? इस सवाल से हमें यह लाभ होगा कि हम बिना सोचे समझे किसी भी सिचुएशन में कूदने से और अपनी इच्छाओं के बारे में फालतू की बातें करने से बच जाएंगे। बहुत पहले मैं न्यूयॉर्क के एक होटल के बॉलरूम को 20 रातों के लिए किराए पर लेता था ताकि मैं वहां पर अपनी व्याख्यानमाला आयोजित कर सकूं। एक सीज़न की शुरुआत में मुझे अचानक यह सूचना दी गई कि मुझे पहले से लगभग 3 गुना किराया देना पड़ेगा। यह खबर मुझ तक पहुंचने से पहले ही टीकम छप चुके थे, बढ़ चुके थे और व्याख्यानमाला का सारा प्रचार हो चुका था। जाहिर था कि मैं बढ़ा हुआ किराया नहीं देना चाहता था, परंतु होटल वालों से इस बारे में बात करने से क्या फ़ायदा कि मैं क्या चाहता था। होटल का मैनेजर मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छा के हिसाब से काम करता था।
2 दिन बाद मैं मैनेजर से मिलने गया। मैंने मैनेजर से कहा, मुझे आपका पत्र पढ़कर पहले तो धक्का लगा, पर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैंने भी शायद इसी तरह का पत्र लिखा होता। होटल का मैनेजर होने के नाते ज़्यादा लाभ कमाना आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और निकाल देना चाहिए। अब आइए एक कागज़ लेकर यह लिखें कि किराया बढ़ाने से आपको कौन कौन से लाभ और हानियाँ होंगी। मैंने एक कागज़ उठाया, उस पर बीचों बीच एक लाइन खींची और एक कॉलम में फ़ायदे और दूसरे कॉलम में नुकसान टाइटल डाल दिया। मैंने लाभ वाले कॉलम में लिखा बॉलरूम फ्री। फिर मैंने कहा, आपको यह फ़ायदा होगा कि डांस और दीगर समारोह के लिए आपका बॉलरूम खाली रहेगा। यह एक बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि आपको इन आयोजनों से ज़्यादा किराया मिल जाएगा, जबकि अगर आप व्याख्यानमाला के लिए यह बॉलरूम किराए पर देते हैं तो इससे आपको कम पैसे मिलेंगे। अगर मैं 20 रातों तक इस बॉलरूम में डेरा डाले रखूंगा तो इससे निश्चित रूप से आपके हाथ से फायदेमंद बिजनेस के कई मौके निकल जाएंगे। अब हम हानियों पर ध्यान देते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझसे अपनी आमदनी बढ़ाने के बजाय आप अपनी आमदनी घटा रहे हैं। दरअसल आपको बिल्कुल भी आमदनी नहीं होगी क्योंकि आपने जितना किराया मांगा है मैं उतना किराया नहीं दे सकता। मजबूरन मुझे व्याख्यानमाला किसी दूसरी जगह आयोजित करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक और नुकसान भी होगा। व्याख्यानमाला के बहाने बहुत से सुशिक्षित और सुसंस्कृत लोग आपके होटल में आते हैं। यह आपके लिए अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट हो जाता है। देखा जाए तो अगर आप अखबारों में एडवर्टीजमेंट देने में $5000 खर्च करें तो भी आपके होटल में इतने लोग नहीं आएंगे जितने कि इस व्याख्यानमाला के माध्यम से आ जाते हैं। ये होटल के लिए अच्छी पब्लिसिटी है ना? बोलते समय मैंने इन दोनों नुकसानों को उनके निर्धारित कॉलम में लिख दिया और उस कागज़ को मैनेजर को देते हुए कहा, मैं चाहूँगा कि आप अपने होटल को होने वाले फ़ायदों और नुकसानों पर सावधानीपूर्वक विचार करें और फिर मुझे अपना अंतिम निर्णय बता दें। अगले ही दिन मुझे उनका पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा किराया 300% के बजाय केवल 50% ही बढ़ाया गया है। गौर फरमाएं, मुझे यह छूट तब मिली जब मैंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि मैं क्या चाहता था। मैंने सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की रुचि के हिसाब से सोचा और उसे यह बताया कि वह अपनी मनचाही चीज़ कैसे हासिल कर सकता था। मान लीजिए इसके बजाय मैंने वही किया होता जो स्वाभाविक तौर पर हम सभी करते हैं, यानी मैं उसके ऑफिस में घुस गया होता और उससे कहता, मेरा किराया 3 गुना बढ़ाने का क्या मतलब है, जबकि आप जानते हैं कि टिकट छप चुके हैं और प्रचार हो चुका है। 3 गुना किराया, यह तो ज्यादती है, बेवकूफ़ी है। मैं इतना किराया हरगिज नहीं दूंगा। तब क्या हुआ होता? एक बहस जिसमें दोनों तरफ से गर्मागर्मी होती, तनातनी होती, और आप तो जानते ही हैं कि इस तरह की बहस का अंत किस तरह होता है। चाहे मैं उससे उनकी गलती मनवा लेता, परंतु अपने गर्व के कारण वह झुकने के लिए कभी तैयार नहीं होता और मेरी बात कभी नहीं मानता। ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कला के बारे में हेनरी फोर्ड ने बड़ी सुंदर सलाह दी है, जो यह है, अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वो ये है कि हम में यह क्षमता हो कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सके और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सके। यह इतना बढ़िया कोटेशन है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वो ये है कि हम में सामने वाले का नज़रिया समझने की योग्यता हो और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। यह इतना आसान है, इतना स्पष्ट है कि इसकी सच्चाई हमें पहली नज़र में ही समझ में आ जानी चाहिए, परंतु फिर भी 90% से भी ज़्यादा समय इसे नज़रअंदाज करते हैं। एक उदाहरण, आज सुबह डाक से आए पत्रों को देखिए और आप पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर लोग कॉमन सेंस के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। इस पत्र को ही ले लें जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रेडियो डिपार्टमेंट के प्रमुख ने लिखा है, जिसके ऑफिस पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं। यह पत्र देश भर के सभी स्थानीय रेडियो स्टेशनों के
मैनेजरों को भिजवाया गया था। मैंने ब्रैकेट में यह पैराग्राफ के बारे में अपनी रिएक्शन लिखी है। यह पत्र कुछ इस प्रकार था। मिस्टर जॉन ब्लैक, ब्लैकविले, इंडियाना। डियर मिस्टर ब्लैक, XYZ कंपनी रेडियो के क्षेत्र में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के शिखर पर अपनी सिचुएशन को बनाए रखना चाहती है। इस पत्र के इस लाइन को पढ़कर मैंने सोचा, इस बात की किसे परवाह है कि तुम्हारी कंपनी क्या चाहती है। मैं अपने खुद के प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हूँ। बैंक मेरे घर के कर्ज को फोरक्लोज कर रही है। स्टॉक मार्केट कल नीचे गिर गया। मेरी आज सुबह की 8:15 बजे वाली ट्रेन छूट गई। मुझे पिछली रात को जॉन्स परिवार के यहाँ होने वाले डांस में नहीं बुलाया गया। डॉक्टर कहता है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है और न्यूराइट्स और डैंड्रफ भी है। और इसके बाद क्या होता है? मैं हैरान परेशान ऑफिस आता हूँ, अपनी डाक खोलता हूँ और वहाँ न्यूयॉर्क में बैठा कोई घमंडी आदमी इस बात की शेखी बघाड़ता है कि उसकी कंपनी क्या चाहती है। बकवास। अगर उसे इस बात का एहसास होता कि उसके पत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को छोड़कर शिप डिप बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया होता। उस पत्र की कुछ और लाइनें इस एजेंसी के राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स नेटवर्क के आधार स्तंभ थे। हम हर साल इतना अधिक ऐड करते हैं कि हम बाकी एजेंसियों से आगे हैं और इस बिजनेस में नंबर 1 पर हैं। इस पत्र की इन लाइनों को पढ़कर मैंने सोचा, तुम बहुत बड़े हो, अमीर हो और नंबर 1 हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम अमेरिका के जनरल मोटर्स और जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल स्टाफ जितने बड़े हो जाओ, अगर तुम में चिड़िया जितनी भी बुद्धि होती तो तुम्हें यह एहसास होना चाहिए था कि मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि मैं कितना बड़ा हूँ, न कि इस बात में कि तुम कितने बड़े हो। तुम्हारी इस अभूतपूर्व सफलता की चर्चा से मैं खुद को छोटा और महत्वहीन समझने लगा हूँ। इस पत्र की आगे की लाइनें, हम चाहते हैं कि रेडियो द्वारा अपने ग्राहकों की ऐसी सेवा करें जो सबसे बेहतर हो। ये लाइनें पढ़कर मैंने सोचा, तुम चाहते हो? वज्र मूर्ख। मेरी इस बात में कोई रुचि नहीं है कि तुम क्या चाहते हो या अमेरिका का राष्ट्रपति क्या चाहता है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता दूं कि मेरी रुचि इस बात में है कि मैं क्या चाहता हूं। और तुमने अपनी बेवकूफ़ी भरे इस पत्र में अब तक इस बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। इस पत्र की आगे की लाइन, इसीलिए क्या आप XYZ कंपनी का नाम वीकली स्टेशन जानकारी की अपनी स्पेशल लिस्ट में जोड़ेंगे? बुद्धिमत्तापूर्ण बुकिंग टाइम के लिए संपूर्ण जानकारी एजेंसी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इन लाइनों का मेरा जवाब। इस पत्र की इन लाइनों को पढ़कर मेरा जवाब, विशेष सूची, तुम्हारी यह मजाल। पहले तो तुमने अपनी कंपनी का गुणगान करके मुझे महत्वहीन होने का एहसास कराया और अब तुम मुझसे यह अपेक्षा करते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी का नाम स्पेशल लिस्ट में लिख दूंगा। और तो और तुमने इस आग्रह के साथ कृपया लिखने का भी कष्ट नहीं किया। इस पत्र की आगे की लाइनें, इस पत्र का तत्काल रिप्लाई भेजें और बताएं कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। आशा है कि पारस्परिक सहयोग से हम दोनों को ही लाभ होगा। मैंने इस लाइन का जवाब लिखा, अरे मूर्ख, तुमने मुझे एक घटिया सा पत्र भेजा, एक ऐसा पत्र जो पतझड़ की पत्तियों की तरह इधर उधर बिखरा हुआ है। और जब मैं अपने कर्ज, अपने ब्लड प्रेशर के बारे में चिंतित हूँ, उस समय तुम मुझसे यह उम्मीद कर रहे हो कि मैं बैठकर तुम्हारे पत्र का रिप्लाई भेजूं, और वह भी तत्काल। तत्काल से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं भी उतना ही बिजी हूँ जितने कि तुम, या कम से कम मैं अपने आप में बिजी रहना पसंद करता हूँ। और जब हम इस सब्जेक्ट पर बात कर ही रहे हैं तो मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें यह अधिकार किसने दिया है कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओ। तुम कहते हो कि इससे हम दोनों को ही लाभ होगा। आखिरकार तुमने मेरे नजरिए से देखा तो सही, परंतु इसमें मुझे क्या लाभ होगा, इस बारे में तो तुमने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा। पत्र की आगे की लाइन, आपका जॉन डो, मैनेजर, रेडियो डिपार्टमेंट। पुनश्च ब्लैकविले जर्नल से संलग्न रिसिप्ट आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने स्टेशन पर ब्रॉडकास्ट करना चाहेंगे। मैंने इस लाइन का रिप्लाई करा,
आखिरकार पुनश्च वाले कॉलम में तुमने किसी ऐसी चीज का जिक्र किया है जो मेरे काम की है। तुमने इस बात से अपना पत्र शुरू क्यों नहीं किया? परंतु अब क्या फायदा? कोई भी एडवर्टाइजिंग का आदमी जो इतनी सारी बकवास लिखने का अपराधी हो, वह जरूर किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होगा। तुम्हें यह जानने की क्या जरूरत है कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो अपने थायराइड ग्लैंड में थोड़े से आयोडीन की जरूरत है। जिन लोगों ने अपना जीवन एडवर्टाइजिंग में समर्पित किया है और जो लोग दूसरे लोगों को खरीदने के लिए इम्प्रेस करने की कला के विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, अगर वे लोग ही ऐसी चिट्ठी लिखते हैं तो हम बुचर और बेकर या ऑटो मैकेनिक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ एक और पत्र दिया जा रहा है जो एक बड़े फ्रेंड टर्मिनल के सुपरिटेंडेंट ने हमारे कोर्स के एक विद्यार्थी एडवर्ड वर्मिलन को लिखा था। इस पत्र का पाने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले इसे पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पत्र कुछ इस प्रकार है। एज हेरेगा सन्स इंक, 28 फ्रंट स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, प्रति मिस्टर एडवर्ड वर्मिलन। महोदय, चूंकि हमारे ग्राहक अपना अधिकतर माल शाम को भिजवाते हैं, इसीलिए उस माल को बाहर भिजवाने में हमें काफ़ी मुश्किल आती है। इस वजह से हमारे यहाँ भीड़ हो जाती है, हमारे कर्मचारियों को ओवर टाइम करना पड़ता है, हमारे ट्रक देर से निकल पाते हैं और कई बार तो माल भी देर से पहुँच पाता है। 10 नवंबर को आपकी कंपनी ने 510 वस्तुओं का लॉट हमारे यहाँ भेजा जो हमें शाम को 4:20 पर मिला। देर से माल मिलने के कारण होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। क्या हम आपसे यह अपेक्षा रख सकते हैं कि जब भी आपको माल भिजवाना हो, जैसा उक्त दिनांक को हुआ था, तो आप यह कोशिश करें कि या तो आपका ट्रक हमारे यहाँ जल्दी पहुँच जाए या फिर आप माल का कुछ हिस्सा सुबह भिजवा दें। इस तरह की व्यवस्था से आपको यह लाभ होगा कि आपके ट्रक जल्दी खाली हो जाएंगे और आपको यह निश्चिंता भी होगी कि आपका माल सही समय पर उसी दिन रवाना हो जाएगा। आपका JB सुपरिटेंडेंट। इस पत्र को पढ़कर एज हेरेगा सन्स इंक के सेल्स मैनेजर मिस्टर वर्मिनल की रिएक्ट क्या हुई, यह उन्होंने मुझे लिखकर भिजवाई, जो कुछ इस प्रकार है। इस पत्र का मुझ पर उल्टा ही असर हुआ। इस पत्र की शुरुआत में उन्होंने अपनी समस्याओं का रोना रोया था जिसमें मेरी ज़रा भी रुचि नहीं थी। फिर हमसे सहयोग मांगा गया था और इस बात का कतई विचार नहीं किया गया था कि इससे हमें क्या असुविधा होगी। और आखिरी पैराग्राफ में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि अगर हम सहयोग करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा होगा कि हमारा माल उसी दिन तत्काल रवाना हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, जिस बात में हमारी सबसे ज़्यादा रुचि थी उसे सबसे बाद में लिखा गया था और इसीलिए पत्र का प्रभाव पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव पड़ा। चलिए देखते हैं कि क्या इस पत्र में हेरफेर करके हम इसे सुधार सकते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। हम हेनरी फोर्ड की दी हुई हिदायत का ध्यान रखेंगे कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सके और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। इस पत्र को रिवाइज करने का एक तरीका यह है। हो सकता है कि यह सर्वश्रेष्ठ तरीका न हो, परंतु क्या यह पिछले पत्र से बेहतर नहीं है? सुधार किया गया पत्र कुछ इस प्रकार है। मिस्टर एडवर्ड वर्मिलन, एज हेरेगा सन्स इंक, 28 फ्रंट स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, 11201। प्रिय मिस्टर वर्मिलन, आपकी कंपनी पिछले 14 सालों से हमारी अच्छी ग्राहक है। स्वाभाविक रूप से हम इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि आप इतने लंबे समय से हमारे ग्राहक हैं। हम आपको बेहतर और त्वरित सेवाएं देना चाहते हैं जिनके आप हकदार हैं, परंतु हमें खेद है कि जब आपके ट्रक शाम को देर से माल लेकर हमारे यहाँ आते हैं, जैसा 10 नवंबर को हुआ था, तो हमारे लिए ऐसा करना हमेशा संभव नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि कई दूसरे ग्राहक भी शाम को देर से अपना माल भिजवाते हैं। जाहिर है इस वजह से हमारे यहाँ भीड़ हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आपके ट्रकों को यहाँ पर ज़्यादा देर तक बेवजह रुकना पड़ता है और इस कारण कई बार तो आपका माल भी देरी से पहुँचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे बचा जा सकता है।
अगर आप अपना माल यथासंभव सुबह के समय यहाँ पहुँचा दे तो आपके ट्रक जल्दी खाली हो जाएंगे, आपका माल बिना देरी के समय पर पहुँच सकेगा और हमारे कर्मचारी आपके बनाए हुए मैक्रोनी और नूडल्स का बेहतरीन डिनर लेने के लिए जल्दी घर पहुँच सकेंगे। वैसे आपका माल कभी भी आए, हमें आपको त्वरित सेवा देने में खुशी होगी। आप बिजी होंगे, इसलिए कृपया इस पत्र का जवाब देने का कष्ट न करें। आपका JB सुपरिटेंडेंट। न्यूयॉर्क के एक बैंक में काम करने वाली बारबरा एंडरसन अपने बच्चे के स्वास्थ्य के कारण फिनिक्स, एरिजोना में रहना चाहती थी। हमारे कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए उसने फिनिक्स के 12 बैंकों को यह पत्र लिखा। डियर सर, आपकी तेजी से बढ़ रही बैंक के लिए मेरा 10 वर्ष का एक्सपीरियंस काफ़ी काम का हो सकता है। न्यूयॉर्क की बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में ब्रांच मैनेजर के प्रेजेंट पद तक आते आते मैं कई पदों पर काम कर चुकी हूँ। मैं बैंकिंग के सभी पहलुओं के काम जैसे क्रेडिट, लोन, टेलर और प्रशासन इत्यादि अच्छी तरह सीख चुकी हूँ। मैं मई में फिनिक्स में रहने के लिए जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं आपके बैंक के विकास और लाभ में अपना योगदान दे सकती हूँ। मैं 3 अप्रैल वाले सप्ताह में फिनिक्स में रहूँगी और मैं आपको यह दिखाना चाहूँगी कि मैं किस तरह आपके बैंक के लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। धन्यवाद, बारबरा L एंडरसन। आपको क्या लगता है, मिसेस एंडरसन को इस पत्र का जवाब मिला होगा? 12 में से 11 बैंकों ने उन्हें इंटरव्यू का लेटर भेजा और उनके पास ऑप्शन था कि वे नौकरी के लिए अपनी पसंद का बैंक चुन सके। क्यों? क्योंकि मिसेस एंडरसन ने यह नहीं बताया था कि वे क्या चाहती थी, बल्कि अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि वे किस तरह उनकी मदद कर सकती थी और उन्होंने अपना पूरा ध्यान उनकी इच्छाओं पर दिया था, अपनी इच्छाओं पर नहीं। हजारों सेल्समैन आज फुटपाथ पर निराश, हताश और थके हुए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वे कभी ये सोचते ही नहीं हैं कि आप या मैं कोई चीज़ खरीदना नहीं चाहते हैं, परंतु हम दोनों ही अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में हमेशा रुचि रखते हैं। अगर सेल्समैन हमें यह बता सके कि उनकी सेवाओं या माल से हमारी प्रॉब्लम्स किस तरह सुलझ सकती है, तो उन्हें अपना सामान बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आप उनका सामान खरीदेंगे और ग्राहकों को यह नहीं लगना चाहिए कि उन्हें सामान बेचा जा रहा है, बल्कि उन्हें यह लगना चाहिए कि वे सामान खरीद रहे हैं। फिर भी बहुत से सेल्समैन जिंदगी भर ग्राहक के नज़रिए से सिचुएशन को नहीं देख पाते। एक उदाहरण ले, मैं कई साल फॉरेस्ट हिल्स में रहा, जो ग्रेट न्यूयॉर्क के केंद्र में निजी मकानों की छोटी सी कॉलोनी थी। एक दिन जब मैं स्टेशन की तरफ तेज़ी से जा रहा था तो मेरी मुलाकात एक रियल एस्टेट ऑपरेटर से हुई, जो उस इलाके में बरसों से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम कर रहा था। उसे फॉरेस्ट हिल्स की अच्छी जानकारी थी, इसीलिए मैंने उससे जल्दी से पूछा कि मेरा स्टको घर किस चीज़ से बना है, मेटल लैथ से या हॉलो टाइल से। उसने कहा कि उसे नहीं मालूम और उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं पहले से ही जानता था कि मैं यह जानकारी फॉरेस्ट हिल गार्डन एसोसिएशन से ले सकता हूँ। अगली सुबह मुझे उसका पत्र मिला। क्या उसने पत्र में मेरे द्वारा चाहिए जानकारी दी? उसे वह जानकारी टेलीफोन के माध्यम से 1 मिनट से मिल सकती थी, परंतु उसने इतना सा कष्ट भी नहीं किया। उसने मुझे एक बार फिर बताया कि मैं टेलीफोन करके यह जानकारी ले सकता हूँ और इसके बाद उसने यह आग्रह किया कि मैं उससे अपना बीमा करवा लूँ। मेरी मदद करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह केवल खुद की मदद करने में दिलचस्पी ले रहा था। बर्मिंघम, अलाबामा के जे हावर्ड ल्यूकॉस ने हमें एक ही कंपनी के 2 सेल्समैनों के बारे में बताया, जिन्होंने एक ही तरह की सिचुएशन में अलग अलग तरह से काम किया। कई साल पहले मैं एक छोटी कंपनी की मैनेजमेंट टीम में था। हमारे ऑफिस के पास ही एक बड़ी बीमा कंपनी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। उनके एजेंटों को इलाके बांट दिए गए थे और हमारी कंपनी 2 एजेंटों के हिस्से में आई थी, जिन्हें मैं कार्ल और जॉन का नाम देना चाहूँगा। एक सुबह कार्ल हमारे ऑफिस में आया और उसने बातों बातों में यूं ही यह जिक्र किया कि उसकी कंपनी ने एग्जीक्यूटिव के हाल ही में एक नई बीमा पॉलिसी शुरू की है, जिसमें हमारी बाद में दिलचस्पी हो सकती है, और जब पॉलिसी के पूरे डिटेल्स आ जाएंगे
तब वह हमारे पास आएगा। उसी दिन जॉन ने हमें कॉफ़ी ब्रेक के बाद फुटपाथ पर वापस लौटते हुए देखा और उसने चिल्लाकर कहा, ल्यूक ज़रा ठहरो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बढ़िया खबर है। उसने जल्दी में और बहुत रोमांचित होकर हमें बताया कि उसी दिन उसकी कंपनी ने एक बेहतरीन पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी का जिक्र कार्ल ने हल्के फुल्के ढंग से किया था। जॉन ने कहा कि क्यों ना हम लोग इसके पहले ग्राहक बन जाए। उसने हमें कवरेज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दी और अपनी बात यह कहते हुए समाप्त की, यह पॉलिसी इतनी नई है कि मैं अपने ऑफिस से पूरी जानकारी कल ही ले लूँगा। इस बीच हम औपचारिकताएं पूरी कर लें और अपने आवेदन पर साइन करके उन्हें भिजवा दें ताकि कंपनी व्यक्तिगत रूप से पूरी जानकारी दे सके। उसके उत्साह और रोमांच से हम भी उत्साहित और रोमांचित हो गए। हालांकि हमारे पास उस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। जब हमें पूरी जानकारी मिली तो वह जॉन की बताई जानकारी के अनुरूप ही थी और इसका नतीजा यह हुआ कि जॉन ने न सिर्फ हम में से हर एक को पॉलिसी बेच दी बल्कि बाद में हमारे कवरेज को 2 गुना भी कर दिया। कार्ल भी हमसे यह पॉलिसी बेच सकता था, परंतु उसने हमें इन पॉलिसियों के प्रति इच्छा जगाने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्वार्थी हैं और खुद का भला करना चाहते हैं। इस वजह से उस दुर्लभ व्यक्ति को बहुत लाभ होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहता है। उसके बहुत कम प्रतियोगी होते हैं। प्रसिद्ध वकील और अमेरिका के महान बिजनेस लीडर ओवेन डी यंग ने एक बार कहा था, जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, जो उनके दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की कभी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। अगर आप इस बुक से सिर्फ यही एक बात सीख लें कि किस तरह दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से सोचा जाए और सिचुएशन को दूसरों के नज़रिए से देखा जाए, तो यह आपके करियर की प्रगति में आधार स्तंभ साबित हो सकती है। दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से सिचुएशन को देखने और उसमें इच्छा जगाने का यह मतलब नहीं है कि आप सामने वाले का शोषण करना चाहते हैं और उससे ऐसा कोई काम करवाना चाहते हैं जिससे उसे नुकसान हो और आपको फ़ायदा। इससे दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। मिस्टर वर्मिनल को लिखे पत्र में दिए गए सुझाव पर अमल करने से पत्र भेजने वाले और पत्र पाने वाले दोनों को ही लाभ हुआ। बैंक और मिसेज एंडरसन दोनों को ही उस पत्र से लाभ हुआ, क्योंकि बैंक को एक बढ़िया कर्मचारी मिल गया और मिसेज एंडरसन को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। और बीमे के उदाहरण में भी जॉन को मिस्टर ल्यूकॉस के बीमे का कमीशन मिला और मिस्टर ल्यूकॉस को एक बढ़िया बीमा पॉलिसी मिल गई। दूसरे व्यक्ति में काम करने की इच्छा जगाने का और दोनों ही पक्षों को लाभ पहुंचाने का एक और उदाहरण हमें शेल ऑयल कंपनी के माइकल ई विहिंडन के एक्सपीरियंस से मिलता है। माइकल वारविक रोड आइलैंड में इस कंपनी का टेरिटरी सेल्समैन है। माइक अपने जिले का नंबर 1 सेल्समैन बनना चाहता था, परंतु एक सर्विस स्टेशन के कारण वह नंबर 1 सेल्समैन नहीं बन पा रहा था। इस स्टेशन का मालिक बुजुर्ग था और वह इसके आधुनिकीकरण के लिए राजी नहीं हो रहा था। उस स्टेशन की हालत बहुत खराब थी और इसीलिए वहां पर बिक्री लगातार घटती जा रही थी। स्टेशन के इनोवेशन के बारे में माइक के आग्रहों को मैनेजर अनसुना कर देता था। कई प्रयासों और लंबी चर्चाओं के बाद, जिनका कोई फायदा नहीं हुआ, माइक ने यह फैसला किया कि वह मैनेजर को अपने इलाके का सबसे नया शेल स्टेशन दिखाएगा। मैनेजर नए स्टेशन की सुविधाओं से बहुत इम्प्रेस हुआ और जब माइक अगली बार उससे मिलने गया तो उसने देखा कि उसने अपने स्टेशन का इनोवेशन करवा लिया था और उसकी बिक्री भी बढ़ गई थी। इस वजह से माइक अपने ज़िले में नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच गया। बातों से, चर्चाओं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, परंतु मैनेजर के मन में तीव्र इच्छा जगाने से, उसे इनोवेट स्टेशन दिखाने से उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था और इससे मैनेजर और माइक दोनों को ही फ़ायदा हुआ। ज़्यादातर लोग कॉलेज में जाते हैं और वे वर्जिल पढ़ना सीख लेते हैं या वे कैलकुलस के रहस्य जान लेते हैं, परंतु वे ये नहीं जान पाते कि उनके मस्तिष्क किस तरह काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने एक बार इफेक्टिव स्पीकिंग पर युवा कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए कोर्स आयोजित किया। यह सभी युवा एक बड़े एयर कंडीशनर निर्माता करियर कॉरपोरेशन के
कर्मचारी बनने वाले थे। एक प्रतिभागी दूसरों से यह बात मनवाना चाहता था कि वे खाली समय में बास्केटबॉल खेलें और उसने अपनी बात को इस तरह से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बास्केटबॉल खेलो। मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ, परंतु जब भी मैं जिम जाता हूँ मुझे वहाँ पर गेम शुरू करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं मिलते। हम में से 2-3 लोगों ने पिछली रात को बॉल इधर उधर फेंकी थी। मैं चाहता हूँ कि आप सब आज रात को जिम आए, मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। क्या उसने इस बारे में बात की कि आप क्या चाहते हैं? आप ऐसे जिम्नेशियम में नहीं जाना चाहते जहाँ कोई नहीं जाता। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। क्या वह आपको बता सकता था कि आपको जिम क्यों जाना चाहिए? आपको जिम जाने से क्या लाभ मिलेंगे? बिल्कुल, ज़्यादा उत्साह, अच्छी भूख, ज़्यादा तेज़ दिमाग, आनंद, गेम्स, बास्केटबॉल। मैं प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। हमारे ट्रेनिंग कोर्स का एक विद्यार्थी अपने छोटे बच्चे को लेकर परेशान था। बच्चे का वजन कम था और वह ठीक से खाना नहीं खाता था। उसके माँ बाप ने उसी तरीके का यूज़ किया जिसका यूज़ आमतौर पर लोग करते हैं। वे उसे डांटते फटकारते रहे, उसके पीछे पड़े रहे। मम्मी चाहती है कि तुम यह खाओ, पापा चाहते हैं कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। क्या बच्चे ने इन बातों पर ध्यान दिया? उतना ही जितना आप बालू से भरे समुद्र तट पर बालू के एक कण की तरफ देते हैं। जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वो ये उम्मीद नहीं करेगा कि 3 साल का छोटा बच्चा अपने 30 साल के पिता के नज़रिए को समझ सकेगा, परंतु उसके पिता उससे ठीक यही उम्मीद कर रहे थे। यह तो सरासर बेवकूफ़ी थी, पर आखिरकार पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद उन्होंने खुद से पूछा, बच्चा क्या चाहता है? मैं अपनी इच्छा को उसकी इच्छा कैसे बना सकता हूँ? जब उसके पिता ने इस तरह सोचना शुरू किया तो उनके लिए समस्या का हल ढूंढना आसान हो गया। बच्चे के पास एक तिपहिया साइकिल थी और ब्रुकलिन ने अपने घर के सामने की सड़क पर साइकिल चलाना उसे बहुत पसंद था। इसी मोहल्ले में कुछ घर छोड़कर एक बच्चा रहता था जो इस छोटे बच्चे की तिपहिया साइकिल छीन लेता था और खुद चलाने लगता था। स्वाभाविक रूप से इसके बाद छोटा बच्चा दौड़कर अपनी माँ से शिकायत करता था और माँ आकर उस बड़े बच्चे को साइकिल पर से उतारकर छोटे बच्चे को फिर से साइकिल दिलवा देती थी। यह लगभग हर रोज होता था। छोटा बच्चा क्या चाहता था, यह जानने के लिए किसी शर्लॉक होम्स की जरूरत नहीं थी। उसका गर्व, उसका क्रोध, इम्पोर्टेंट दिखने की उसकी इच्छा, जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, यह चाहते थे कि वह उस बड़े गुंडे से बदला ले, उसकी नाक पर मुक्का मारकर उसे धूल चटा दे। और जब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर वह अपनी माँ के कहे अनुसार अच्छी तरह से खाएगा तो एक दिन वह उस गुंडे को पीट सकेगा। एक बार बच्चे को यह समझ में आ गया कि अच्छी तरह से खाने पर वो उस गुंडे की पिटाई कर सकेगा। जब उसके पिता ने उससे यह वादा किया कि ऐसा सचमुच होगा तो फिर बच्चे ने अपनी माँ के बताए अनुसार खाना शुरू कर दिया। वह बच्चा पालक, हरी सब्जियां, फल सब कुछ खाने लगा, सिर्फ इसीलिए ताकि वह इतना बड़ा हो जाए कि उस बड़े गुंडे की पिटाई कर सके जो उसका अक्सर अपमान किया करता था। इस समस्या के बाद माँ बाप ने दूसरी समस्या पर ध्यान दिया। बच्चे की आदत थी कि वह हर रात को अपना बिस्तर गीला कर देता था। वह अपनी दादी के साथ सोता था। सुबह दादी उठती थी, बिस्तर छूती थी और कहती थी, देखो जॉनी, तुमने आज रात को बिस्तर में फिर सूसू कर दी। बच्चा जवाब देता था, नहीं दादी, मैंने नहीं की, आपने ही की होगी। डांटने से, चीखने चिल्लाने से, उसे शर्मिंदा करने से, बार बार यह बताने से कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि माता पिता को यह पसंद नहीं है। किसी भी उपाय से समस्या नहीं सुलझी। माँ बाप ने अपने आप से पूछा, हम बच्चे के मन में यह इच्छा कैसे पैदा करें कि वह बिस्तर गीला न करे। वह बच्चा क्या चाहता था? पहली बात तो ये कि वह दादी की तरह नाइट गाउन नहीं पहनना चाहता था, बल्कि अपने डैडी की तरह पजामा पहनना चाहता था। दादी उसकी रात की हरकतों से परेशान हो चली थी।
इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी यह प्रस्ताव रखा कि अगर वह अपना बिस्तर गीला करने की आदत छोड़ देगा तो वे उसे पजामा दिलवा देगी। दूसरी बात यह कि बच्चा अपना अलग बिस्तर चाहता था। दादी ने उसकी यह बात भी मान ली। उसकी माँ उसे ब्रुकलिन के एक डिपार्टमेंट स्टोर में ले गई और सेल्स गर्ल को आंख का इशारा करते हुए कहा, यह छोटे महाशय कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। सेल्स गर्ल ने उसे इम्पोर्टेंस देते हुए कहा, यंग मैन, मैं आपको क्या दिखाऊं? वह पूरी ऊंचाई तक तनकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं अपने लिए एक बिस्तर खरीदना चाहता हूँ। जब उसे वो बिस्तर दिखाया गया जो उसकी माँ उसके लिए खरीदना चाहती थी, तो माँ ने सेल्स गर्ल को आंख का इशारा कर दिया और सेल्स गर्ल ने छोटे बच्चे को उस बिस्तर को खरीदने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन बिस्तर घर पहुंच गया और उस रात जब उसके पिता घर लौट कर आए तो बच्चा दरवाजे पर दौड़ता हुआ गया और चिल्लाते हुए उन्हें बताया, डैडी, डैडी ऊपर आओ, मेरा नया बिस्तर देखो, मैंने इसे खरीदा है। पिता ने बिस्तर देखा और चार्ल्स श्वाब की सलाह का पालन करते हुए उसकी दिल खोलकर तारीफ की और मुक्त कंठ से सराहना की। इसके बाद पिता ने पूछा, तुम इस बिस्तर को गीला तो नहीं करोगे ना? बच्चे ने कहा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बिस्तर को गीला करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बच्चे ने अपना वादा निभाया। आखिर इससे उसकी इच्छा, उसका गर्व जुड़ा हुआ था। उसने अपने लिए खुद की मर्जी से नया बिस्तर खरीदा था और उस पर वह अपना नया पजामा पहनकर सोया था। वह एक बड़े आदमी की तरह व्यवहार करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। एक और पिता, के.टी. डचमैन, एक टेलीफोन इंजीनियर थे। हमारे कोर्स के यह विद्यार्थी भी अपनी 3 साल की बेटी को नाश्ता करने के लिए तैयार नहीं कर पाते थे। बच्ची पर डांटने, फटकारने, मनाने, बहलाने, फुसलाने का कोई असर नहीं हुआ। माता पिता ने खुद से पूछा, हम किस तरह इसमें खाने की इच्छा पैदा कर सकते हैं? छोटी बच्ची को अपनी माँ की नकल करने में बड़ा मजा आता था। वह चाहती थी कि वह जल्दी से बड़ी हो जाए। इसीलिए एक सुबह उन्होंने बच्ची को कुर्सी पर बिठा दिया और उसे अपना नाश्ता बनाने दिया। जब छोटी बच्ची कढ़ाई में अपना नाश्ता हिला रही थी तो प्लान के हिसाब से इसी मनोवैज्ञानिक क्षण में पिता किचन में आए और बच्ची ने उत्साह से कहा, देखो डैडी, आज मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। उस दिन उसने बिना किसी के कहे 2 बार नाश्ता किया क्योंकि उस नाश्ते में उसकी रुचि थी। उसे इम्पोर्टेंट होने का एहसास था। उसने नाश्ता बनाने में आत्म अभिव्यक्ति का नया मार्ग खोजा था। विलियम विंटर ने एक बार कहा था, आत्म अभिव्यक्ति इंसान के स्वभाव की सबसे बड़ी जरूरत होती है। हम इसी मनोवैज्ञानिक सूत्र को अपने बिजनेस में क्यों नहीं उतार पाते? जब भी हमारे दिमाग में कोई बढ़िया विचार आए तो उसे हम अपने विचार के रूप में दूसरों के सामने पेश क्यों करें? इसके बजाय हम ऐसी तरकीब क्यों न करें कि यह विचार उनके दिमाग में अपने आप आ जाए। तब उन्हें यह विचार अपना लगेगा और वे इसे पसंद करेंगे और शायद वे इसे बिना किसी के कहे अपनी इच्छा से ही मान लेंगे। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। सिद्धांत 3, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं।